एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहाँ हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 941, नन्ही सफ़ेद लोमड़ी बनाम असली ड्रैगन का बच्चा। हालांकि अब जब ट्रू ड्रैगन बेबी उसके साथ आ गया था तो उसकी साधना की गति को तेज किया जा सकता था। आखिरकार युआन साम्राज्य में समय का प्रवाह ऐसा था कि अंदर 1 घंटा बाहर 60 साल के बराबर होता था। सच्चा ड्रैगन शिशु एक बार सुचेन के चारों ओर घूमा, फिर तुरंत चारों दिशाओं के कुंड में उड़ गया। जब सुचेन ने असली ड्रैगन शिशु को सीधे अंदर आते देखा तो वह जल्दी से कड़ाही के किनारे गया और जांच करने लगा। हालांकि इस बार भी वही हाल था, चारों दिशाओं वाली कड़ाही अभी भी अव्यवस्थित ऊर्जा से भरी हुई थी, जिससे अंदर कुछ भी देखना असंभव था, इसलिए उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। सुचेन ने कड़ाही में कई बार असली ड्रैगन को पुकारने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी उसे असली ड्रैगन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंततः असहाय महसूस करते हुए सुचेन कड़ाही के बगल में पालथी मारकर बैठ गया और अपनी साधना शुरू करने की तैयारी करने लगा। सुचेन को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसका शरीर भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से प्रचुर मात्रा में बढ़ने लगी। फिर सुचेन ने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और धीरे धीरे अपनी साधना तकनीक को फिर से मजबूत किया। इसके अलावा सुचेन अब जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आत्मपूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने शरीर के भीतर मौजूद बहुमूल्य औषधियों को एकत्रित करना आवश्यक था। इसलिए जब सुचेन ने इस क्षेत्र में कदम रखा तो उसे अपनी साधना के समय को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। वह इस समय बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। उसने अपनी साधना तकनीक को दोबारा आजमाने की कोशिश की और पाया कि उसकी तकनीक के निष्पादन की गति बढ़ गई थी। फिर सुचेन को पता नहीं चला कि उसने कितनी देर तक साधना की, जब तक कि उसके कानों में लगातार या की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और उसी समय सुचेन ने खुद को जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश करते हुए महसूस किया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि सच्चा ड्रैगन शिशु उसके चारों ओर खुशी से चहचहा रहा है। जैसे ही सुचेन ट्रू ड्रैगन बेबी को करीब से देखना चाहता था, अचानक सुचेन और ट्रू ड्रैगन बेबी दोनों को स्वचालित रूप से युआन डोमेन से बाहर निकाल दिया गया। सुचेन ने अपने शरीर को हिलाया और अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। फिर सुचेन ने अपने शरीर और अपने फ़ोन पर समय देखा। अभी सिर्फ 1 घंटा ही बीता था। उसके बाल पिछली बार से भी लंबे थे। समय का यह अंतर वाकई आश्चर्यजनक था, और इस बार सुचेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके निपुण कौशल में काफ़ी प्रगति हुई है। सुचेन ने आखिरकार पहले खुद का ख्याल रखने का फैसला किया। वह सीधे बाथरूम में गया, कैंची उठाए और कतर कट की आवाज़ के साथ अपने बाल काटने लगा। क्योंकि सुचेन को पिछली बार का अनुभव था, इसलिए इस बार उसके लिए इससे निपटना बहुत आसान और सुविधाजनक था। सुचेन ने अपना ख्याल रखा और नए कपड़े पहन लिए। आईने में अपने पहले से भी अधिक आकर्षक रूप को देखकर सुचेन संतुष्ट हो गया। फिर सुचेन ने अपने स्पिरिट पेट स्पेस से ट्रू ड्रैगन बेबी को बुलाया। जैसे ही असली ड्रैगन का बच्चा बाहर आया, वह सुचेन के चारों ओर खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। सुचेन ने ध्यान से असली ड्रैगन के बच्चे को देखा। सुचेन ने असली ड्रैगन के बच्चे को देखते हुए कहा, लगता है तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। जब तुम पैदा हुए थे तब तो सिर्फ हथेली जितने छोटे थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम 50 सेंटीमीटर लंबे हो गए हो। इस युआन क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक प्रचुर मात्रा में है। फिर सुचेन ने ट्रू ड्रैगन बेबी को देखा और पाया कि उसके त्वचा के रंग में बदलाव आ गया था। जन्म के समय उसकी त्वचा हल्की पीली थी, लेकिन अब उसमें नीले रंग की झलक थी, जो बिजली के रंग जैसी थी। कमरे का एक चक्कर लगाने के बाद सच्चा ड्रैगन बेबी वापस सुचेन के पास उड़कर आ गया। उसने प्यार से सुचेन की नाक रगड़ी और फिर या की आवाज़ निकाली। इसके अलावा स्वयं सच्चे ड्रैगन ने भी अपने परिवर्तनों को महसूस किया। वह सुचेन के सामने उड़कर आया, उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया और सुचेन से प्रशंसा पाने के लिए अपनी पूंछ हिलाने लगा। ट्रू ड्रैगन बेबी को इस हालत में देखकर सुचेन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और उसे अपने सामने उड़ने दिया। ट्रू ड्रैगन बेबी ने देखा कि सुचेन उसे नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और सुचेन के सामने तरह तरह के तरीकों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता रहा। एक पल में वह सुचेन के सामने उड़ता हुआ आता और चहचहाते हुए उसे या कहता। अगले ही पल वह एक तरफ उड़कर सुचेन का तौलिया खींच लेता। ट्रू ड्रैगन बेबी चाहे कुछ भी कर ले, सुचेन हैड नो इंटेंशन ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इट। अंततः असली ड्रैगन शिशु शायद थक गया था। वह सीधे बिस्तर पर बैठ गया और गुस्से से सुचेन को घूरने लगा। सुचेन ने भी असली ड्रैगन शिशु को देखा, मानो दोनों आंखें एक दूसरे को घूर रही हों। वहां पर ट्रू ड्रैगन बेबी गुस्से में था, जबकि सुचेन बस ट्रू ड्रैगन बेबी को देखता रहा और मन ही मन लगातार आहें भरता रहा।
ट्रू ड्रैगन बेबी वास्तव में प्राचीन काल के 10 महान भयंकर जानवरों में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। इसकी साधना की गति बस बहुत तेज है। हालांकि वह ट्रू ड्रैगन बेबी के वर्तमान स्तर का सटीक रूप से निर्धारण नहीं कर सका, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके पिछले पृथ्वी अमर स्तर की शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था। और उस कड़ाही के अंदर तो ये सिर्फ 60 साल ही पला बड़ा था, फिर भी यह इतना शक्तिशाली हो गया था। अफसोस, यह युआन डोमेन हमेशा अनियमित रूप से खुलता है, अन्यथा वह वहां अधिक समय तक साधना कर सकता था और सच्चा ड्रैगन शिशु और भी तेजी से विकसित हो सकता था। लेकिन उस 4 दिशाओं वाले कड़ाहे के अंदर आखिर क्या था? असली ड्रैगन शिशु उसमें प्रवेश करते ही सीधे उसी में उड़ गया। हालांकि जब तक सच्चा ड्रैगन बच्चा बड़ा होगा, तब तक उसे चारों दिशाओं के कड़ाहे के अंदर क्या है, ये पता चल जाना चाहिए। सुचेन ने मन ही मन सोचा और फिर उसने छोटी सफ़ेद लोमड़ी को उसे संदेश भेजते हुए सुना। क्योंकि छोटी सफ़ेद लोमड़ी स्पिरिट पेट स्पेस में बेहद ऊब गई थी और सुचेन ने उसे बुलाया नहीं था। कोई विकल्प न होने पर उसने सुचेन को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया, गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? स्पिरिट पेट स्पेस में मैं ऊब कर मर जाऊंगा। यह इतना उबाऊ है कि मेरा सेवक बाहर आकर खेलना चाहता है। जब सुचेन ने नन्ही सफ़ेद लोमड़ी को ये कहते सुना, तो उसने नन्ही सफ़ेद लोमड़ी को अपने स्पिरिट पेट स्पेस से मुक्त कर दिया। सुचेन द्वारा छोटी सफ़ेद लोमड़ी को रिहा किए जाने के बाद उसने सुचेन की ओर देखा और शिकायत की, मालिक, क्या आप इस सेवक को भूल गए हैं? आपने इस सेवक को इतने लंबे समय तक स्पिरिट पेट स्पेस में बंद रखा और इसकी ऊब दूर करने के लिए इसे बाहर नहीं बुलाया। ये सेवक उस स्पिरिट पेट स्पेस में लगभग ऊब कर मर ही गया था। फिर जब छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने बोलना समाप्त किया, तो उसने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और जब छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने असली ड्रैगन के बच्चे को देखा, तो वह आश्चर्य से मुंह खुला रह गया। ये सब क्या हो रहा है? मास्टर के कमरे में असली ड्रैगन क्यों है? और क्या मास्टर का दूसरा पालतू जानवर पहले 8 रत्नों वाला मुर्गा नहीं था? यहाँ अचानक से अजगर क्यों उड़ने लगा? लिटिल वाइट ने सच्चे ड्रैगन बेबी को हैरानी से देखा और कहा, तुम कौन हो? मेरे मालिक के कमरे में क्यों उड़ रहे हो? जब सच्चे ड्रैगन के बच्चे ने छोटी सफ़ेद लोमड़ी को देखा, तो उसे कुछ नया मिला और वह खुशी से छोटी सफ़ेद लोमड़ी के चारों ओर चहचहाने लगा। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने असली ड्रैगन के बच्चे पर एक नज़र डाली, फिर सुचेन की ओर सिर घुमाकर पूछा, गुरुजी, क्या ये ड्रैगन आपका है? अध्याय 942, बॉस के पद के लिए प्रतिस्पर्धा। फिर छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने अपना सिर खुजाया और खुद से बुदबुदाई, लेकिन ये सही नहीं है ना? क्या इससे पहले मेरे पड़ोस में 8 खजानों वाली मुर्गी नहीं रहती थी? यह एक सच्चा ड्रैगन है जिसे मैंने आज ही सेया है। ये 10 सबसे भयंकर प्राचीन जीवों में से एक है, सुचेन ने छोटी सफ़ेद लोमड़ी को देखते हुए सरल शब्दों में कहा। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने वहां मौजूद हंसमुख सच्चे ड्रैगन पर एक नज़र डाली। उसका दिल संदेह से भरा हुआ था। वहां उड़ता हुआ वह प्यारा सा जीव 10 सबसे भयंकर प्राचीन जीवों में से एक है, लेकिन ये बिल्कुल भी खूंखार नहीं दिखता। हालांकि उसी समय छोटी सफ़ेद लोमड़ी भी बेहद हैरान थी। उसके मालिक ने वास्तव में एक असली ड्रैगन को पाला था, जो 10 सबसे भयंकर प्राचीन जीवों में से एक था। ये तो वाकई बहुत शानदार है, लेकिन आखिर वह उसका मालिक है। 10 सबसे भयंकर प्राचीन जीवों में से एक ट्रू ड्रैगन को अंडे से बाहर निकालने में सक्षम होना तो स्वाभाविक ही है। जब छोटी सफ़ेद लोमड़ी इस बारे में सोच रही थी, तो उसने एक बार फिर वहां चहचहा रहे असली ड्रैगन पर नज़र डाली। आखिरकार उसने पहले भी 10 सबसे भयंकर प्राचीन जानवरों के बारे में सुना था। ऐसे जानवर हमेशा बेहद भयंकर और वश में करना बहुत मुश्किल होते थे। फिर भी अपने गुरु के असली ड्रैगन को याद करते हुए उसे जितनी बार वह देखती थी, वह थोड़ा मूर्खतापूर्ण और प्यारा क्यों लगता था। ठीक है, क्या गुरु ने इस असली ड्रैगन को वश में कर लिया है? क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि ऐसे खूंखार जानवरों में अपना स्वाभिमान होता है और वे मनुष्यों द्वारा नियंत्रित होने के बजाय मरना पसंद करेंगे? ये सोचते हुए छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने सुचेन की ओर देखा और पूछा, गुरुजी, मैंने सुना है कि इस तरह के खूंखार जानवर को वश में करना बहुत मुश्किल होता है ना? क्या यह आपकी अवज्ञा नहीं करेगा और बाद में आपको ही नुकसान पहुंचाएगा? सुचेन ने नन्ही सफ़ेद लोमड़ी की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, इस सच्चे ड्रैगन की वफादारी मेरे प्रति 100% है। ये निश्चित रूप से मेरी बात सुनेगा और मेरे सामने आत्मसमर्पण करेगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने सुचेन की ओर हैरानी से देखा। यह असली ड्रैगन अपने स्वामी के प्रति 100% समर्पण करेगी। मास्टर के पास ड्रैगन को प्रशिक्षित करने की अद्भुत प्रतिभा है। अगर मास्टर को यह सच्चा ड्रैगन बच्चा मिल जाए, तो वह निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। हालांकि भले ही असली ड्रैगन का बच्चा अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन छोटी सफ़ेद लोमड़ी जितना ज़्यादा उसे देखती थी, उतना ही ज़्यादा उसे गुस्सा आता था। फिर छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने सुचेन की ओर देखा और उस पर कड़ा आरोप लगाते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे इतने लंबे समय से नहीं बुलाया। क्या इसका कारण आपका यह नया पसंदीदा व्यक्ति है?
अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। सू चेन ने इस ड्रामेबाज लिटिल व्हाइट फॉक्स को नज़रअंदाज कर दिया। ये देखकर कि सू चेन उस पर ध्यान नहीं दे रही है, छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने अपना ध्यान पास में खेल रहे असली ड्रैगन बेबी की ओर मोड़ दिया। तुम सच में मुझसे स्वामी बनने की होड़ में हो? छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने गुस्से और ईर्ष्या से कहा और अपने चारों ओर उड़ते हुए असली ड्रैगन के बच्चे को देखती रही। असली ड्रैगन के बच्चे ने छोटी सफ़ेद लोमड़ी की तरफ देखा, उसे नज़रअंदाज किया और उससे मुंह मोड़कर वापस अकेले खेलने लगा। फिर छोटी सफ़ेद लोमड़ी जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचती गई उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने असली ड्रैगन के बच्चे की तरफ देखा और कहा, यहाँ आकर मत दिखाओ, मैं ही मालिक हूँ। शायद खूंखार जानवरों के बीच मौजूद प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव के कारण छोटी सफ़ेद लोमड़ी को ऐसा कहते हुए सुनकर असली ड्रैगन का बच्चा सीधे उसके सिर पर उड़ गया और उसके फर को पकड़ने लगा। जब असली ड्रैगन बेबी ने उसके फर को पकड़ लिया तो छोटी सफ़ेद लोमड़ी मुड़ी और उससे लड़ने लगी। सू चेन ने नन्ही सफ़ेद लोमड़ी और असली ड्रैगन के बच्चे के बीच की लड़ाई को किनारे से देखा और उन्हें आपस में लड़ते रहने दिया। अंततः असली ड्रैगन शिशु ने छोटी सफ़ेद लोमड़ी पर सीधे आग उगलना शुरू कर दिया। ये देखकर सू चेन को डर लगा कि ट्रू ड्रैगन बेबी केबिन में आग लगा देगा, इसलिए उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक विशाल सागर का निर्माण किया, जिससे आग उसमें समा गई और बुझ गई। छोटी सफ़ेद लोमड़ी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, वह बाल बाल बची थी और असली ड्रैगन बेबी के हमले से उसकी खाल लगभग जल गई थी। क्योंकि सच्चे ड्रैगन शिशु द्वारा उगली गई आग साधारण आग नहीं थी, बल्कि विशेष ऊर्जा से भरपूर सच्ची आग थी। साधारण पानी से भी यह आग नहीं बुझी। वह साधारण आग से नहीं डरती थी, लेकिन सच्चे ड्रैगन शिशु द्वारा छोड़ी गई ड्रैगन श्वास की सच्ची अग्नि में एक ऐसा गुण था जो रक्षा को नज़रअंदाज करता था, जिसने उसे वास्तव में डरा दिया। ये सचमुच एक प्राचीन भयंकर जानवर है। ये सिर्फ एक प्यारा सा नन्हा सा शैतान बच्चा नहीं है। ठीक है, अगर आप मालिक हैं तो आप ही मालिक हैं। मैं भविष्य में आपको ज़रूर पीछे छोड़ दूंगी और मालिक बन जाऊंगी। अंत में अपनी कीमती खाल की खातिर छोटी सफ़ेद लोमड़ी को अस्थायी रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ा। असली ड्रैगन का बच्चा छोटी सफ़ेद लोमड़ी के सामने उड़कर आया और उसे घमंडी निगाहों से देखने लगा। छोटी सफ़ेद लोमड़ी ने असली ड्रैगन के बच्चे को गुस्से से देखा और मन ही मन कसम खाए, ये बदबूदार ट्रू ड्रैगन वास्तव में 10 सबसे भयंकर प्राचीन जीवों में से एक है। इसकी युद्ध शक्ति इतनी भयंकर है कि मैं, एक सम्मानित सफ़ेद लोमड़ी, वास्तव में इसके द्वारा दबा दिया गया और पीटा गया। इससे तो मेरी कीमती फर भी लगभग जल गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लगन से साधना करनी होगी और जब मैं दिव्य लोमड़ी की वंश परंपरा को प्राप्त कर लूँगा, तब मैं भी उन खूंखार जानवरों में से एक बन सकूंगा और तब मैं ही बॉस बनूंगा। छोटी सफ़ेद लोमड़ी और असली ड्रैगन के बच्चे को शोर मचाते देख सू चेन ने समय देखा और महसूस किया कि वे लगभग शेंग परिवार के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ हंगामा करना बंद करो, मुझे कुछ काम है, इसलिए जल्दी करो और अंदर जाओ, सू चेन ने नन्ही सफ़ेद लोमड़ी और असली ड्रैगन के बच्चे की ओर देखते हुए कहा। नन्ही सफ़ेद लोमड़ी ने असली ड्रैगन के बच्चे को घूरते हुए कहा, बस तब तक इंतज़ार करो जब तक मैं कड़ी साधना करके अपनी सफ़ेद लोमड़ी की वंश परंपरा को विकसित नहीं कर लेती। मैं भी भयंकर जानवरों में से एक बन जाऊंगी और जब वह समय आएगा तो तुम मेरे हाथों पिटने और हारने के लिए तैयार रहना। लिटिल व्हाइट फॉक्स के बोलने के बाद वह सीधे सू चेन के स्पिरिट बीस्ट स्पेस में चली गई। ट्रू ड्रैगन बेबी द्वारा सू चेन पर कुछ बार चहचहाने के बाद सू चेन ने सीधे ट्रू ड्रैगन बेबी को अपने स्पिरिट बीस्ट स्पेस में डाल दिया। सू चेन ने लिटिल व्हाइट फॉक्स और ट्रू ड्रैगन बेबी दोनों को अपने स्पिरिट बीस्ट स्पेस में रखने के बाद वह खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए, कमरे से बाहर निकला और पहले केबिन में चला गया। जैसे ही सू चेन नीचे आया, सूये ने उसे देखा और फिर सूये ने सू चेन को हैरानी से देखा। अरे बाप रे, क्या चेन चेन ने जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है? हालांकि वह सू चेन के स्तर को देख नहीं सकता था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वर्तमान सू चेन अभी अभी साधना करने के लिए ऊपर जाने के समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। बेहद मजबूत, जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों से भी कहीं अधिक चौंकाने वाले। तब उसके बेटे ने जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया होगा। ये तो बहुत ही शानदार है, एक ही बार में जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश। और चेन चेन की त्वचा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत क्यों दिख रही है? वह हर बार खेती करने पर और भी जवान हो जाता है। चेन चेन तो वाकई कमाल की हैं। फिर जियांग वेहाई और जियांग हे ने सबसे पहले सू चेन की ओर देखा, उसके बाद जियांग वेहाई ने सू चेन को हैरानी से देखा और जियांग हे ने सू चेन को आश्चर्य से देखा। क्या सू चेन जड़ी बूटी संग्रहण के अंतिम चरण में पहुंच गया है? चेन चेन, क्या तुम जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में पहुंच चुके हो? जियांग वेहाई ने अविश्वास से सू चेन से पूछा। सू चेन ने जियांग वेहाई की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, हाँ। सू चेन ने ऊपर जाकर सिर्फ 1 घंटे में ही जड़ी बूटी संग्रहण के प्रारंभिक चरण को पार कर लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी जीवन मृदा क्षेत्र से जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा रखना 10 साल के बिना असंभव होगा। लेकिन सू चेन ने वास्तव में मात्र 1 घंटे में ही पृथ्वी जीवन के अंतिम चरण से जड़ी बूटी संग्रहण के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया। ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। अध्याय 943, 1000 वर्षों में एक बार आने वाला राक्षस। क्या ऐसा हो सकता है कि सू चेन ने किसी तरह की गोली का सेवन किया हो? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी जल्दी आगे बढ़ना, अगर उसे अपने शरीर को नुकसान पहुंच जाए तो क्या होगा? जियांग हे एक तरफ खड़ा था और चुपचाप जियांग वेहाई को एक संदेश भेजकर बोला, वेहाई, सू चेन ने एशियू को बचाने की बेचैनी में किसी विशेष दवा का इस्तेमाल करके सफलता हासिल तो नहीं की होगी, है ना? यह संभव नहीं होना चाहिए। जियांग वेहाई ने सू चेन की ओर देखा, फिर कुछ क्षण हिचकिचाने के बाद जवाब दिया। जियांग हे सचमुच चिंतित थे। उन्होंने जियांग वेहाई को संदेश देते हुए कहा, यह कैसे असंभव है? इस तरह की विशेष दवाओं का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इनका अधिक उपयोग शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। पिताजी, अभी चिंता मत कीजिए, मैं सू चेन से पूछ लूंगा, जियांग वेहाई ने जवाब दिया। फिर जियांग वेहाई ने सू चेन की ओर देखा और पूछा, चेन, तुमने इतनी जल्दी सफलता कैसे हासिल कर ली? चेन, क्या तुमने कोई खास दवा ली थी? मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसी दवाइयों का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ज्यादा इस्तेमाल करने से तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। अपनी माँ को बचाने की जल्दी में तुम अपनी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस तरह की सोच गलत है, जियांग हे ने किनारे से जल्दी से कहा। जियांग हे भी चिंतित था। उसे डर था कि सू चेन की तीव्र साधना से उसके शरीर को नुकसान पहुंचेगा और इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। चूंकि सू चेन की वर्तमान प्रतिभा पहले से ही असाधारण थी, इसलिए स्तरों को तेजी से पार करने के लिए विशेष दवाओं का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। सू चेन ने जियांग हे और जियांग वेहाई की ओर देखते हुए समझाया, पर दादाजी, पूर्वज जी, कृपया निश्चिंत रहें। मैंने किसी विशेष औषधि का प्रयोग नहीं किया है। यह मेरे लिए सामान्य साधना है। ये सुनकर जियांग वेहाई ने जियांग हे की ओर देखा और कहा, पिताजी, देखा, मैंने आपसे कहा था कि चेन विशेष दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हालांकि जियांग वेहाई को अपने मन में बहुत गर्व भी था। सू चेन के लिए इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करना साधना का वह स्तर था जो सामान्य मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद जियांग हे ने पहले अपने बगल में बैठे जियांग वेहाई को घूर कर कहा, तुम ही हो जो बहुत ज्यादा बोलते हो। फिर जियांग हे ने सू चेन को दोबारा संदेह भरी नजरों से देखा। अगर उसने किसी विशेष दवा का इस्तेमाल न किया होता तो क्या चेन वास्तव में इतने कम समय में इतनी जल्दी सफलता हासिल कर पाता? यह ऐसा प्रभाव नहीं था जिसे एक साधारण व्यक्ति हासिल कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन नहीं चाहता था कि हम चिंता करें, इसलिए उसने इसे हमसे छिपाने का विकल्प चुना? जियांग हे जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगने लगा कि सू चेन उनकी भावनाओं की परवाह करते हुए उनसे सच्चाई छिपा रहा है। इसी बीच सू ये चुपचाप जियांग वेहाई और जियांग हे को देखता रहा। उसके मन में कुछ ख्याल आया, उसके बेटे का युआन डोमेन स्पेस। आमतौर पर उनके बेटे की साधना इतनी तेज नहीं होती थी। महज 1 घंटे में जड़ी बूटी संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश कर जाना। लगता है कि वह साधना करने के लिए युआन डोमेन में प्रवेश कर गया है। वह जानता था कि सू चेन के युआन डोमेन के अंदर 1 घंटे की साधना बाहरी दुनिया में 60 वर्षों के बराबर थी। इसके अलावा युआन डोमेन में आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में थी। हालांकि ये देखकर कि सू चेन ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उसने जियांग वेहाई और जियांग हे को भी कारण बताने की पहल नहीं की। आखिरकार बाय लुओ ने उन्हें पहले ही बताया था कि जीवन मृदा क्षेत्र में युआन डोमेन खोलने वाले साधक अत्यंत दुर्लभ होते हैं, फीनिक्स के पंखों या यूनिकॉर्न के सींगों से भी कम। और इस मामले को गुप्त रखना आवश्यक था। बाय लुओ के अनुसार संपूर्ण साधना जगत में केवल शेंग परिवार और जियांग परिवार के पूर्वजों ने ही युआन डोमेन खोला था। अगर लोगों को पता चल गया कि सू चेन ने युआन डोमेन खोला है, तो उसे या तो उन विस्फोटक शक्तिशाली बुरे लोगों द्वारा प्रयोगों के लिए पकड़ लिया जाएगा ताकि उसके युआन डोमेन को निकालकर दूसरे में प्रत्यारोपित किया जा सके, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। इसलिए वह इस बारे में बहुत सतर्क था। अगर सू चेन ने नहीं कहा होता तो वह इसका जिक्र भी नहीं करता। जियांग हे ने सू चेन की ओर देखते हुए कहा, नहीं चेन, मुझे तुम्हारे शरीर की जांच करने दो कि तुमने खुद को चोट तो नहीं पहुंचाई है। जांच पूरी होने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। सू चेन ने जियांग हे की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आपसे अपने शरीर की जांच करवाने का अनुरोध करता हूँ, महान पूर्वज। इसके बाद जियांग हे ने सू चेन की नाड़ी की जांच शुरू की और उसके शरीर का परीक्षण किया। अंत में पूरी जांच के बाद जियांग हे ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या सच में उसने कोई विशेष दवा नहीं ली? ये शरीर तो अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ है। सू चेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसके शरीर में जरा सी भी समस्या नहीं है।
उनके बगल में सू ये और जियांग वेहाई भी जियांग हे को घूर रहे थे। जियांग वेहाई को सू चेन के शरीर की भी चिंता थी। सू ये की बात करें तो हालांकि वह जानता था कि चेन चेन ने युआन डोमेन में साधना करने के कारण ही इतनी जल्दी सफलता प्राप्त की थी, फिर भी उसे डर था कि बहुत तेजी से साधना करने से उसके बेटे के शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। जियांग हे ने सू चेन और जियांग वेहाई की ओर देखकर कहा, चेन चेन का शरीर असाधारण रूप से स्वस्थ है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो यह अच्छी बात है, जियांग वेहाई ने जियांग हे से कहा। फिर जियांग वेहाई ने सू चेन की ओर दोबारा देखा और कहा, चेन चेन बिल्कुल भी बुरा नहीं। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि तुमने इतनी जल्दी सफलता हासिल कर ली। जियांग हे ने भी सू चेन की ओर देखा और प्रशंसा करते हुए कहा, सू चेन, तुम्हारी साधना प्रतिभा अद्भुत है। तुम सचमुच एक अद्वितीय दानव हो। बिल्कुल सही, हमारा चेन चेन एक ऐसा दानव है जो सैकड़ों वर्षों में शायद ही कभी देखने को मिलता है। 1000 साल पहले का वह राक्षस भी शायद हमारे चेन चेन के मुकाबले का नहीं होगा। जियांग वेहाई ने सू चेन की ओर देखते हुए कहा। अब जियांग वेहाई का दिल सू चेन के लिए गर्व से भर गया था। सू चेन चुपचाप जियांग वेहाई और जियांग हे को देखती रही। इसी बीच बाई परिवार, हुआ परिवार और कायदा परिवार के बुजुर्गों के लौटने के बाद वे सभी अपने अपने स्थानों की तलाश में निकल पड़े। अपने कुल के महान पूर्वज सू चेन के बारे में बात करते हैं। बाई परिवार, बाई यून के बाई परिवार के मुख्यालय में लौटने के बाद उसने तुरंत अपने कुल के महान पूर्वज को ढूंढ निकाला। महापुरुष, मुझे आपसे एक बात पर चर्चा करनी है, बाई यून ने महापुरुष की ओर देखते हुए कहा। महान पूर्वज ने सिर हिलाया और बाई यून की ओर देखते हुए पूछा, हम? क्या बात है? इस क्रिएशन अकेडमी चयन प्रतियोगिता में अकेडमी द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से एक बर्फ से बना शुद्ध जल ड्रैगन कड़ाही था, बाई यून ने ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर से कहा। महान पूर्वज बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर पूछा, इसे किसने प्राप्त किया? सू चेन, उसने सबसे शक्तिशाली दाव मंच हासिल कर लिया है, बाई यून ने महान पूर्वज की ओर देखते हुए कहा। महान पूर्वज ने एक पल सोचा, फिर बाई यून की ओर देखकर कहा, मुझे सू चेन का नाम कहीं सुना हुआ लगता है, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। बात कुछ इस तरह है, परम पूर्वज जी, हमारे बाई परिवार के पास अमर मकबरे को खोलने की कुंजी है। इसलिए जब मुझे पता चला कि सू चेन ने पहले ही अमर मकबरे को खोलने की कुंजी प्राप्त कर ली है, तो मैंने उसके साथ साझेदारी करने के बारे में सोचा। इसलिए जब सू चेन बाहर आया तो मैंने उससे थोड़ी देर बात की। मैंने उसी समय उसे वापस फ़ोन किया, बाई यून ने ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर से कहा। महान पूर्वज बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन ये सू चेन वास्तव में काफ़ी उल्लेखनीय है, ये देखते हुए कि वह सृजन अकादमी चयन में सबसे कठिन दाव स्तर को धारण कर सकता था। वास्तव में, लेकिन अब हमारी मुख्य प्राथमिकता सू चेन के साथ सहयोग करने के बाद अमर मकबरे में प्रवेश करना है। अध्याय 944, सभी परिवारों के लिए सदमा। हमने सू चेन से पहले ही वादा कर दिया है कि हम उसकी मां को बचाने में उसकी मदद करेंगे और फिर वह हमें अपने साथ अमर समाधि में ले जाएगा, बाई यून ने महान पूर्वज बुजुर्ग की ओर देखते हुए विश्लेषण किया। महान पूर्वज ने सिर हिलाया, फिर बाई यून की ओर देखा और संदेह से पूछा, सू चेन को इतना यकीन क्यों है कि वह सभी 7 चाबियां इकट्ठा कर सकता है? महान पूर्वज जी, सू चेन के पास वास्तव में पहले से ही 3 चाबियां हैं और उसने कहा कि वह हमारे 3 महान परिवारों के पास मौजूद चाबियों के अलावा आखिरी चाबी भी ढूंढ सकता है, बाई यून ने महान पूर्वज जी की ओर देखते हुए समझाया। ये सुनकर महान पूर्वज ने बाई यून की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, अब उसके हाथों में 3 हैं। ये सू चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। वह क्रिएशन अकेडमी चयन प्रतियोगिता में सबसे कठिन दाव प्लेटफॉर्म हासिल करने में सक्षम था और वह अमर मकबरे को खोलने की चाबियां भी ढूंढ सकता है। ये सू चेन साधारण नहीं है। जी हाँ, परमपिता जी, सू चेन ने उस समय मुझे यही आश्वासन दिया था। हमारी वर्तमान योजना पहले सू चेन के साथ एक समझौता करना, शेंग परिवार से उसकी मां को छुड़ाने में उसकी मदद करना और फिर उसके पीछे अमर मकबरे में जाना है, बाई यून ने महान पूर्वज बुजुर्ग की ओर देखते हुए समझाया। महान पूर्वज ने बाई यून की ओर देखकर कहा, क्या तुमने इस बात की जांच की है कि शेंग परिवार ने अचानक सू चेन की मां को क्यों अगवा कर लिया? ठीक है, मैंने अभी तक इसका विशिष्ट कारण स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि मैंने सुना है कि सू चेन की मां वास्तव में शेंग परिवार के शेंग जेनवेई की बेटी हैं। बाई यून ने अपनी सारी जानकारी महान पूर्वज को बता दी। महान पूर्वज बुजुर्ग ने सिर हिलाया और फिर कुछ देर तक बाई यून के साथ अमर मकबरे में प्रवेश करने के विषय पर चर्चा की। इसी बीच हुआ परिवार की ओर से हुआ परिवार के बुजुर्ग ने भी सबसे पहले अपने ही परम पूर्वज से इस मामले पर चर्चा की। महान पूर्वज जी, हमारा हुआ परिवार भी अमर समाधि में प्रवेश कर सकता है। हुआ परिवार के एक बुजुर्ग ने अपने ही महान पूर्वज जी की ओर देखते हुए उत्साह से कहा। ये सुनकर महान पूर्वज बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, क्या आप अमर मकबरे के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हमारा हुआ परिवार भी अमर समाधि में प्रवेश कर सकता है? अगर हमारा हुआ परिवार सचमुच अमर समाधि में प्रवेश कर सके तो यह वाकई बहुत अद्भुत होगा। जी हाँ, परम पूर्वज,
उद्धरण चिन्ह। इस क्रिएशन अकेडमी चयन प्रतियोगिता में सबसे कठिन दांव प्लेटफॉर्म के लिए अंतिम पुरस्कार बर्फ से शुद्ध पानी का ड्रैगन कढ़ाई है, जो अमर मकबरे को खोलने की 7 चाबियों में से एक है, एल्डर ने उसकी ओर देखते हुए कहा। महान पूर्वज चौंक गए। हालांकि उन्हें पता था कि सृजन अकादमी की स्थापना उनके 5 महान परिवारों ने मिलकर की थी और चयन प्रतियोगिता भी उन्हीं 5 महान परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंदर मिलने वाला पुरस्कार अमर मकबरे को खोलने की चाबी होगी। आपको ये समझना होगा कि यदि किसी परिवार को यह वस्तु मिल भी जाती है तो उनके लिए इसे बाहर ले जाकर पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल असंभव होगा। ऐसा लगता है कि शीर्ष अधिकारियों ने इस चयन प्रतियोगिता में वास्तव में बहुत अधिक निवेश किया है। ये भी संभव है कि चाबी के वितरण को लेकर ऊपर के लोगों के बीच विवाद हुआ हो, इसलिए उन्होंने इसे निकालकर सृजन अकादमी में पुरस्कार के रूप में रख दिया हो। किसी भी सूरत में उनके हुआ परिवार को ये कुंजी कभी प्राप्त नहीं हुई। इसे केवल शीर्ष 3 परिवारों के सदस्यों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन असमान वितरण के कारण उन्होंने एक और तरीका निकाला और कुंजी को सृजन अकादमी चयन प्रतियोगिता में रख दिया। विभिन्न परिवारों के कनिष्ठ सदस्यों को इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी और सबसे योग्य सदस्य को ये पद प्राप्त होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चाबी हुआ परिवार के स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति द्वारा छीन ली गई थी। हाँ, हुओ परिवार के महान पूर्वज ने उनकी ओर देखा और पूछा, तो क्या इस बार इस दाव मंच को हमारे हुओ परिवार के किसी सदस्य ने ही सुरक्षित किया है? परम पूर्वज बुजुर्ग के मन में केवल यही कारण आ सका। अगर इस दाव प्लेटफॉर्म को हासिल करने वाला कोई हुआ परिवार का सदस्य होता तो ये बिल्कुल सही होता। आखिरकार यह एक अमर समाधि है। उन्होंने इसके बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन जो 3 चाबियां प्रकट हुईं वे शेंग परिवार, जियान परिवार और बाई परिवार के नियंत्रण में थीं। उनके हुआ परिवार में एक भी नहीं था, इसलिए वे केवल ईर्ष्या से देखते रह गए। लेकिन अब उनके हुआ परिवार को भी एक चाबी मिल गई है, जिसका मतलब है कि अमर मकबरे में प्रवेश करने में उनका भी हिस्सा है। क्रिएशन अकेडमी की चयन प्रतियोगिता की तुलना में अमर मकबरा वास्तव में एक विशालकाय संरचना है। जब तक वे अमर मकबरे में प्रवेश करके अंदर के खजाने को प्राप्त कर लेते हैं, तब तक उनके हुआ परिवार की समग्र प्रतिष्ठा एक और स्तर ऊपर उठ जाएगी। ये भी संभव है कि उनके हुआ परिवार के प्राचीन पूर्वज उस पौराणिक स्तर तक पहुंच जाएं। उस समय उनका हुआ परिवार शेंग परिवार, जियान परिवार और बाई परिवार से भी मुकाबला करने में सक्षम होगा। हुओ परिवार के मुखिया ने ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये हमारे हुओ परिवार का कोई सदस्य नहीं था। इस बार क्रिएशन अकेडमी चयन प्रतियोगिता में इस दाव प्लेटफॉर्म को हासिल करने वाला व्यक्ति सुचेन नाम का कोई व्यक्ति है। सुचेन, मुझे लगता है मैंने ये नाम पहले भी सुना है, हुआ परिवार के सबसे बुजुर्ग पूर्वज ने सोच विचार करते हुए कहा। हुओ एल्डर ने ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर की ओर देखकर कहा, ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर, ये सुचेन एक असाधारण प्रतिभा का धनी है जो 1000 वर्षों में शायद ही कभी देखने को मिलता है। इस बार उसने न केवल सबसे कठिन दाव प्लेटफॉर्म हासिल किया, बल्कि बर्फ से शुद्ध पानी का ड्रैगन कढ़ाई भी प्राप्त कर ली, जो अमर मकबरे को खोलने की 7 चाबियों में से एक है। और उसने ये भी कहा कि अगर हमारा हुआ परिवार इस बार शेंग परिवार से उसकी मां को बचाने में उसकी मदद करता है, तो हमारा हुआ परिवार बाद में उसके साथ अमर मकबरे में प्रवेश कर सकता है। महान पूर्वज ने हुओ परिवार के बुजुर्ग की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। क्या सुचेन नाम का ये व्यक्ति हमारे हुआ परिवार को अपने साथ अमर समाधि में ले जा सकता है? हालांकि हमारा जियान परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन है, फिर भी जियान परिवार भी अपने हुआ परिवार को अमर समाधि में ले जाने की गारंटी नहीं दे सकता। इस सुचेन की जबान तो वाकई बहुत चलती है, लेकिन अगर वह कर सकता है, हमारे हुआ परिवार को अपने साथ अमर समाधि में ले जाना स्वीकार्य होगा। महान पूर्वज ने हुआ परिवार के बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, क्या ये सुचेन वास्तव में उतना ही दुर्जय है जितना आप कहते हैं? क्या वह सचमुच हमारे हुआ परिवार को अपने साथ अमर समाधि में ले जाने की गारंटी दे सकता है? हुओ परिवार के मुखिया ने पूर्वज की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, वह ऐसा कर सकेगा। आखिरकार सुचेन के पास फिलहाल अमर मकबरे को खोलने की 3 चाबियां हैं और उसने कहा कि बाई परिवार, जियान परिवार और शेंग परिवार के पास मौजूद चाबियों के अलावा इन 3 परिवारों के पास वह 7वीं चाबी भी ढूंढ सकता है। ये सुनकर महान पूर्वज बुजुर्ग ने हुओ परिवार के बुजुर्ग की ओर देखा। वे थोड़े चौंक गए थे। ये सुचेन सचमुच असाधारण है। फिलहाल उसके पास 3 चाबियां हैं और वह आखिरी चाबी भी ढूंढ सकता है। सबसे कठिन दाव प्लेटफॉर्म को हासिल करना क्रिएशन अकेडमी के सबसे कठिन दाव प्लेटफॉर्म को हासिल करना इतना आसान नहीं है। सुचेन ने जो कहा वह सच है, वह एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है। ये सुचेन सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है। महान पूर्वज ने हुआ परिवार के मुखिया की ओर देखते हुए कहा। हुओ परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया और विश्लेषण करते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पहले सुचेन को उसकी मां को बचाने में मदद करने का प्रयास करें, ताकि हम सुचेन के पीछे अमर मकबरे में जा सकें। क्या सुचेन बाद में अपना वादा तोड़ देगा?
ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर ने कुछ चिंता के साथ हुआओ परिवार के एल्डर की ओर देखते हुए पूछा। हुओ परिवार के मुखिया ने पूर्वज की ओर देखकर कहा, वह ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा अब हम केवल सुचेन के साथ ही सहयोग कर सकते हैं। आखिरकार किसी अन्य परिवार ने हमारे हुआ परिवार को अपने साथ अमर समाधि में ले जाने की पेशकश नहीं की है। अध्याय 945 हर कोई जाना चाहता है। महान पूर्वज ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही एकमात्र तरीका है। तो क्या आपको वह कारण पता चला जिसके चलते शेंग परिवार ने सुचेन की मां को बंदी बनाया था? उनके हुआओ परिवार की वर्तमान स्थिति भी बहुत निष्क्रिय थी। जब समय आएगा तो वे शेंग परिवार को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हुओ परिवार के बुजुर्ग ने पूर्वज की ओर देखते हुए कहा, मुझे कुछ अंदाजा है, लेकिन इसका सटीक कारण अभी तक पता नहीं है। ठीक है, तो समय आने पर आप हमारे हुआ परिवार के कुछ कुलीन सदस्यों को अपने साथ ले जाना, महान पूर्वज ने हुआ परिवार के बुजुर्ग से कहा। हुओ परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया। फिर महान पूर्वज ने उनकी ओर देखकर कहा, ठीक है, पहले जाकर तैनाती कर दो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, हुआ परिवार के मुखिया ने पूर्वज मुखिया से कहा। हुओ परिवार के मुखिया के बोलते ही वह तुरंत वहां से चले गए। इसी बीच काइडा परिवार ने अपने पैतृक हॉल में बर्फ से बने शुद्ध जल के ड्रैगन कड़ाही के प्रकट होने के बारे में चर्चा शुरू कर दी, जो अमर मकबरे को खोलने की 7 चाबियों में से एक है। काइडा परिवार के मुखिया तुरंत अपने पैतृक हॉल में वापस गए और वहां उन्होंने महान पूर्वज काइडा जियानहुआ को ढूंढा। महान पूर्वज जी, इस बार सृजन अकादमी में एक खजाना प्रकट हुआ है, काइडा परिवार के मुखिया ने उत्साह से कहा और महान पूर्वज जीडा जियानहुआ का सामना करने के लिए पैतृक हॉल में प्रवेश किया। ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर काइडा जियानहुआ ने जल्दबाजी में वापस आए काइडा परिवार के एल्डर पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर कोई खजाना प्रकट हुआ है तो हुआ है। आप लोग इतना अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है मैं गलत था, परम पूर्वज जी, काइडा परिवार के मुखिया ने सिर झुकाते हुए कहा। फिर महान पूर्वज कैडा जियानहुआ ने कैडा परिवार के बुजुर्ग की ओर देखकर पूछा, बोलिए, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना उत्साहित कर दिया कि आप अपने शिष्टाचार भूल गए? महान पूर्वज, इस बार सृजन अकादमी में प्रकट हुआ परम पुरस्कार वास्तव में बर्फ से शुद्ध जल का ड्रैगन कड़ाहा है, जो अमर मकबरे को खोलने की 7 चाबियों में से एक है। काइडा परिवार के मुखिया ने काइडा जियानहुआ से कहा। कैडा जियानहुआ थोड़ी हैरान थी। इस बार क्रिएशन अकेडमी वाकई काफी उदार रही, लेकिन ये भी सामान्य था। आखिरकार इस बार पहले से अलग था। ये कई प्रमुख परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सृजन अकादमी चयन प्रतियोगिता थी, और अमर समाधि एक ऐसी चीज थी जिसकी सभी प्रमुख परिवार लालसा रखते थे। इससे पहले चाबियां केवल बाई परिवार, शेंग परिवार और जियांग परिवार के पास थीं, लेकिन अभी भी 4 ऐसी चाबियां थीं जो किसी ने कभी प्राप्त नहीं की थीं। अब जबकि प्रमुख परिवारों के बीच झगड़े के लिए एक सत्ता उभरकर सामने आ गई है, तो यह उनके बीच संतुलन और संयम बनाए रखने के लिए भी हो सकता है। हालांकि अगर ऐसी कोई कुंजी मिल भी जाती है तो जरूरी नहीं कि हमारे काइडा परिवार के प्रतिभाशाली लोग उसे समझ पाएं, भले ही इस बार शेंग परिवार को जल्दी ही बाहर कर दिया गया हो। लेकिन फिर भी जियांग परिवार और बाई परिवार मौजूद थे, जो हमारे काइडा परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन काइडा परिवार के बुजुर्ग अभी बहुत उत्साहित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार हमारे काइडा परिवार ने सर्वोच्च पुरस्कार जीत लिया हो? अगर ऐसा है तो हमारे काइडा परिवार के प्रतिभाशाली सदस्यों ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद ग्रैंड एंसेस्टर एल्डर काइडा जियानहुआ ने काइडा परिवार के एल्डर की ओर देखा और कुछ उत्साह के साथ पूछा, तो क्या इस बार चाबी हमारे काइडा परिवार के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने हासिल की है? काइडा परिवार के बुजुर्ग ने महान पूर्वज की ओर देखा और तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे काइडा परिवार के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग तो सृजन अकादमी में प्रवेश करने की कोशिश में ही लगभग पूरी तरह से मारे गए थे। इस क्रिएशन अकेडमी चयन प्रतियोगिता में सबसे कठिन दांव मंच पर दृढ़ता से बैठने और अमर मकबरे को खोलने की कुंजी प्राप्त करने वाला व्यक्ति सुचेन नाम का कोई व्यक्ति है। जब उन्हें पता चला कि विजेता उनके काइडा परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो महान पूर्वज का दिल बैठ गया। उन्होंने काइडा परिवार के पूर्वज की ओर देखा और गुस्से से कहा, तो फिर अभी आप इतने उत्साहित क्यों थे? ये जीत हमारे काइडा परिवार के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने नहीं, बल्कि किसी और ने हासिल की है। ओह महान पूर्वज, आप सही प्रतीत होते हैं, काइडा परिवार के मुखिया ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। महान पूर्वज कैडा जियानहुआ ने बुजुर्ग की ओर सीधे अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन महाराज, सुचेन ने शेंग परिवार को नाराज कर दिया है। उसी ने शेंग परिवार को अकादमी से जल्दी बाहर निकाल दिया। इस बार शेंग परिवार का एक भी प्रतिभाशाली सदस्य सृजन अकादमी के चयन प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाया। क्या आपको लगता है कि शेंग परिवार सुचेन को जाने देगा? काइडा परिवार के मुखिया ने काइडा जियानहुआ के पास आते हुए फुसफुसाते हुए कहा। कैडा जियानहुआ ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, सच है, शेंग परिवार सुचेन को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। सचमुच?
ये सू चेन तो बिल्कुल उस नवजात बछड़े की तरह था जो बाघ से भी नहीं डरता था और वास्तव में शेंग परिवार को उकसाने की हिम्मत कर रहा था। उसने शेंग परिवार के उन प्रतिभाशाली लोगों को भी प्रतियोगिता से बाहर कर दिया और उनके 3 प्रतिभाशाली लोगों की मौत का प्रत्यक्ष कारण बना। शेंग परिवार उसे कभी चैन से नहीं रहने देगा। इससे शेंग परिवार की प्रतिष्ठा को पहले ही नुकसान हो चुका था। हालांकि परमपिता जी, मैंने देखा कि अन्य परिवारों के मन में सू चेन के बारे में कुछ विचार हैं। आज मैंने सू चेन को क्रमशः जियांग परिवार, बाई परिवार और हुआ परिवार के बुजुर्गों के यांत्रिक वाहनों पर सवार होते देखा। हुआ परिवार के बुजुर्ग ने परमपिता जी काइडा जियानहुआ से कहा। कैदा जियानहुआ ने बुजुर्ग की ओर देखकर पूछा, तो क्या आपने कुछ सुना? मैंने नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने ध्वनि रोधक अवरोध लगा रखे थे। वे मुझे कैसे सुनने देते? काइडा परिवार के बुजुर्ग ने काइडा जियानहुआ से कहा। फिर काइडा परिवार के बुजुर्ग ने आगे कहा, हालांकि मैंने देखा कि जब वे सभी परिवार के बुजुर्ग बाहर आए तो उनके चेहरे पर कमोबेश हल्की सी मुस्कान थी। मुझे लगता है कि वे किसी समझौते पर पहुंच गए होंगे। काइडा जियानहुआ ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया और मन ही मन विचार करने लगा। ये सू चेन तो एक राक्षस है। सृष्टि अकादमी की चयन प्रतियोगिता में सबसे कठिन दांव मंच पर मजबूती से बैठने में सक्षम होना और यहाँ तक कि अमर मकबरे की 7 चाबियों में से एक बर्फ के शुद्ध पानी के ड्रैगन कड़ाही को प्राप्त करना। और उसने शेंग परिवार के खिलाफ जाने की भी हिम्मत की। सू चेन का दिमाग तो बिल्कुल भी सरल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वास्तव में जियांग परिवार, बाई परिवार और हुआ परिवार को अपने पक्ष में कर सकता है। वह वाकई प्रभावशाली है। तुरंत ही काइडा जियानहुआ ने अपने बगल में बैठे काइडा परिवार के बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, तो क्या आप सू चेन से बात करने गए थे? कैडा परिवार के मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। क्या हम शेंग परिवार के पक्ष में नहीं हैं? कैदा जियानहुआ को कैदा परिवार के मुखिया को देखकर सिर दर्द होने लगा। हालांकि इस समय उन्हें शेंग परिवार का सहारा लेना ही था, फिर भी वे सू चेन के पास जाकर जानकारी जुटा सकते थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी शेंग परिवार और सू चेन के बीच दुश्मनी पहले ही पनप चुकी थी। समय आने पर शेंग परिवार निश्चित रूप से सू चेन के खिलाफ कार्रवाई करेगा और हमारा काइडा परिवार एक तमाशबीन की तरह बैठकर इसका लाभ उठा सकता है। जब वो समय आएगा तब मैं देखूंगा कि सू चेन कब तक और घमंडी बना रह सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि शेंग परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। महान पूर्वज ने बुजुर्ग को निर्देश दिया। कैदा परिवार के बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो परम पूर्वज, मैं निश्चित रूप से इस मामले को विवेकपूर्ण तरीके से संभालूंगा। महान पूर्वज कैदा जियानहुआ को अमर मकबरे की कुंजी के बारे में सुनकर कुछ लालसा महसूस हुई। अमर समाधि, वह एक ऐसी जगह थी जहां हर परिवार जाने की ख्वाहिश रखता था। हर बड़े परिवार की इच्छा होती थी कि वह इसके भीतर छिपे रहस्यों और खजानों का पता लगाए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस अमर मकबरे को खोलने के लिए उन्हें सभी 7 चाबियां एकत्र करनी होंगी, अन्यथा ये निश्चित रूप से नहीं खुलेगा। अध्याय 946, शेंग परिवार में आगमन। सू चेन वाकई में ईर्ष्या करने लायक है, लेकिन उसने वास्तव में बर्फ से शुद्ध पानी का ड्रैगन कड़ाहा प्राप्त कर लिया है, जो अमर मकबरे को खोलने की कुंजी में से एक है। लोगों की तुलना करना वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला होता है। अगर हमारा काइडा परिवार आखिरकार अमर मकबरे को खोलने की यह चाबी हासिल कर लेता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी। महान पूर्वज काइडा जियानहुआ ने एल्ड काइडा की ओर देखते हुए कहा। एल्ड काइडा ने काइडा जियानहुआ की ओर देखकर कहा, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम वापस जाओ और निगरानी रखो। कोई भी खबर मिलने पर समय पर सूचना देना याद रखना। ग्रैंड एंसेस्टर एल्ड काइडा जियानहुआ ने एल्ड काइडा की ओर देखते हुए कहा। एल्ड काइडा ने सिर हिलाया और फिर चले गए। सू चेन और बाकी लोगों को जाते हुए देखने के बाद लिन वानिक्सू और मू जिकिंग भी वापस ऊपर चली गईं। जिकिंग, चलो पहले मेरे पति के कमरे में चलते हैं। उन्होंने कहा कि वह हमारे लिए एक कठपुतली छोड़ गए हैं, लिन वानिक्सू ने मू जिकिंग से कहा। मू जिकिंग ने सिर हिलाया और फिर लिन वानिक्सू और मू जिकिंग एक साथ सू चेन के कमरे में चले गए। जैसे ही लिन वानिक्सू और मू जिकिंग ने सू चेन के कमरे का दरवाजा खोला, उन्होंने कमरे के ठीक बीच में एक कठपुतली रखी हुई देखी। बहन वानिक्सू, यह मानवाकार कठपुतली क्यों नहीं हिल रही है? मू जिकिंग पास गई, मानवाकार कठपुतली को छुआ और लिन वानिक्सू की ओर देखते हुए हैरानी से पूछा। लिन वानिक्सू चलकर वहां पहुंची, क्रिस्टल रखने की जगह ढूंढी, अपने स्थान से क्रिस्टल निकाले और उन्हें वहां रख दिया। फिर उसने देखा कि मानवाकार कठपुतली ने अपने हाथ हिलाए। इस हरकत से मू जिकिंग सचमुच चौंक गया। फिर लिन वानिक्सू मुस्कुराए और मू जिकिंग के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, जिकिंग, यह मानवाकार कठपुतली हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। समय आने पर यह मानवाकार कठपुतली स्वतः ही अपना रूप बदलकर हमारी रक्षा करेगी। मू जिकिंग ने सिर हिलाया। फिर सू यनुओ और सू युतोंग फिर से डाबाओ और शियाओबाओ को लेकर आए। वाह मम्मी, यह क्या है? सू युयू ने लिन वानिक्सू और मू जिकिंग के पीछे मौजूद मानवाकार कठपुतली को देखते हुए हैरानी से पूछा।
ये सुनकर दाबाओ और शियाओबाओ उत्सुकता से उस मानवाकार कठपुतली की ओर दौड़े और उसे छुआ। मानवाकार कठपुतली ने तुरंत अपनी भुजाएं हिलाईं। मम्मी, ये चीज़ हिल सकती है। दाबाओ ने मानवाकार कठपुतली को हिलते हुए देखा और फिर मुंह जिकिंग की ओर देखते हुए उत्साह से कहा, वाह वाह। शाओबाओ ने उत्साह से ताली बजाते हुए कहा। म्यूजिकिंग मुस्कुराया और दाबाओ, शियाओबाओ और बाकी सभी को देखते हुए बोला, यह एक मानवाकार कठपुतली है। इसे पापा ने हम सब की रक्षा के लिए भेजा है। ये पृथ्वी अमरलोक की मानवाकार कठपुतली जैसी है। दशान वह नाम था जो उन्होंने पृथ्वी अमरलोक की मानवरूपी कठपुतली को दिया था जिसे सू चेन ने पहले घर पर रखा था। लिन वानिक्सू भी एक तरफ खड़ी होकर सू यनुओ, सू युयू और अन्य लोगों को देखते हुए समझा रही थी, यह मानवाकार कठपुतली भी क्रिस्टल द्वारा संचालित है। ये दाशान से कहीं अधिक उच्च श्रेणी के क्रिस्टल का उपयोग करती है। इसे एक बार में 10 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। हालांकि इस मानवाकार कठपुतली का स्तर यांगशेंगजू क्षेत्र के तीसरे चरण में है। ये बहुत शक्तिशाली है। सू यनुओ, सू युयू और अन्य लोगों ने ये सुनकर उस मानवाकार कठपुतली को हैरानी से देखा। सू यनुओ ने मानवाकार कठपुतली को देखा और हैरानी से कहा, ये चीज़ वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। अगर यह पिछली बार हवेली में होती तो शेंग झेनवेई दादी को ले जाने में सक्षम नहीं होता। हमें और भी अधिक मेहनत करनी होगी। अब जबकि पिताजी ने हमें जो मानवरूपी कठपुतली दी है वह इतनी शक्तिशाली है और हम अभी तक पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर पाए हैं, हमें वास्तव में अपनी साधना को और भी बढ़ाना होगा। सू युयू ने मन ही मन कहा। और बगल में खड़ी सू जेहान ने लिन वानिक्सू की ओर देखा और चिंता से पूछा, तो फिर मम्मी, मुझे इसका वर्तमान स्तर क्यों महसूस नहीं हो रहा है? क्योंकि यह जियांग परिवार का गढ़ है जहां बहुत सारे लोग हैं। अगर हम सीधे यांगशेंगजू क्षेत्र में किसी कठपुतली को भेजते हैं तो इसकी जानकारी दूसरों को मिल जाएगी, जो अच्छा नहीं होगा। तो आपके सामने जो मानवाकार कठपुतली है वह समायोज्य है। अभी तो यह एक साधारण कठपुतली जैसी दिखती है, लेकिन खतरा होने पर यह अपने आप बदल जाएगी, लिन वानिक्सू ने सू जेहान की ओर देखते हुए समझाया। जब सू जेहान, सू युयू और अन्य लोगों ने यह सुना तो वे सभी आश्चर्य से उस मानवाकार कठपुतली की ओर देखने लगे। तो यह मानवाकार कठपुतली तो वाकई अद्भुत है। सू युयू ने अपने सामने रखी कठपुतली को देखते हुए प्रशंसा की। सू युतोंग ने लिन वानिक्सू और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, तो फिर इस मानवाकार कठपुतली के होते हुए अब हमें किससे डरने की जरूरत है जो हमें धमका सके? बिल्कुल सही, पापा द्वारा दी गई मानवाकार कठपुतली उन्हें मिनटों में कुचल सकती है। सू यनुओ ने भी बगल से कहा। सू जेहान ने उस मानवाकार कठपुतली को देखते हुए कहा, यह पापा की अद्भुत प्रतिभा की वजह से भी है। उन्हें इतनी शक्तिशाली मानवाकार कठपुतली मिल गई और यह अपने आप रूप भी बदल सकती है। सचमुच पापा तो कमाल के हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो पापा न ढूंढ सकें? सुकेक्सिन ने बगल से मानवाकार कठपुतली और लिन वानिक्सू और बाकी लोगों को देखते हुए कहा। और बगल में खड़े दाबाओ और शियाओबाओ ने भी साथ में चिल्लाकर कहा, पापा कमाल के हैं। शाम 7:50 बजे सू चेन, जियांग हे, जियांग वेहाई और सू ये एक साथ नाव से उतरे और शेंग परिवार के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। सू चेन और अन्य लोगों ने अपने सामने भव्य शेंग परिवार को देखा। शेंग परिवार के दोनों ओर तेज रोशनी थी और पहरेदार ड्यूटी पर तैनात थे। इनमें से प्रत्येक पहरेदार के पास कम से कम जीवन मृदा क्षेत्र की एक अनमोल कलाकृति थी और ये पहरेदार दूर दूर तक फैले हुए थे। चमकीले लाल रंग के लाख से बने द्वार के शीर्ष पर सुनहरे रेशम से सजी एक काली पट्टिका लटकी हुई थी, जिस पर उड़ते हुए ड्रैगन और नाचते हुए फीनिक्स की शैली में 2 बड़े अक्षरों में शेंग परिवार लिखा हुआ था। एक नज़र में ही ये लोगों को भव्यता का आभास कराता था। और शीर्ष पर 2 उड़ते हुए ड्रैगन कुंडली मारकर बैठे हुए थे, मानो सजीव हों। शेंग परिवार का द्वार पूरी तरह खुला हुआ था। अंदर देखने पर ऊंचे ऊंचे मंडप और विभिन्न महल सुव्यवस्थित ढंग से सजे हुए दिखाई दिए। प्रत्येक महल बेहद भव्य था और स्तंभों पर विभिन्न प्रकार के ड्रैगन और फीनिक्स के चित्र बने हुए थे। पूरा शेंग परिवार यहाँ मौजूद था और सभी बेहद गंभीर और गरिमा में दिख रहे थे। सू ये ने अपने सामने शेंग परिवार को देखा और मन ही मन आह भरी, शेंग परिवार सचमुच बहुत खर्चीला है। सू चेन, जियांग हे और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सीधे शेंग परिवार में प्रवेश करने की तैयारी की। जैसे ही सू चेन और अन्य लोग द्वार पर पहुंचे, दरवाजे के सामने बाईं और दाईं ओर खड़े 2 पहरेदारों ने अपने हाथों में कीमती कलाकृति लिए हुए सू चेन और अन्य लोगों को रोक दिया। वहां कौन है? बाईं ओर खड़े गार्ड ने सू चेन और अन्य लोगों की ओर देखते हुए बेहद ही अमित्रतापूर्ण लहजे में कहा। सू चेन ने अपने सामने खड़े पहरेदारों को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। जियांग हे, जियांग वेहाई और अन्य लोग डरे हुए थे कि अगर मामला बढ़ गया तो स्थिति अच्छी नहीं होगी। जियांग वेहाई ने अपने सामने खड़े दोनों गार्डों को देखा और फटकार लगाई, हम शेंग झेनवेई को ढूंढने आए हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या आपके पास है? गार्ड ने जियांग वेहाई, सू चेन और अन्य लोगों की ओर देखते हुए पूछा। जियांग वेहाई ने गार्ड की ओर देखकर कहा,
मैंने कहा कि हम उनसे मिलने आए हैं, हमें किस तरह के पास की ज़रूरत है। ये ठीक नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको बिल्कुल अंदर नहीं जाने देंगे, गार्ड ने जियांग वेहाई, सू चेन और अन्य लोगों की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाकर कहा। क्या ये लोग यहाँ उपद्रव मचाने आए हैं? जियांग वेहाई ने कहा, मैंने कहा था कि हम किसी काम से यहाँ आए हैं। आप पहरेदार सचमुच अज्ञानी हैं। हमें जल्दी अंदर क्यों नहीं जाने देते? नहीं, बिना पास के आप प्रवेश नहीं कर सकते। अध्याय 947, अंत तक लड़ते हुए। गार्ड के बोलने के बाद उसने तुरंत सुचेन, जियांग वेहाई और अन्य लोगों को ये कहते हुए भगाना शुरू कर दिया, जाओ जाओ जाओ, एक तरफ हट जाओ, यहाँ रास्ता मत रोको। कितनी बुरी किस्मत है, उसके बगल में खड़े एक अन्य गार्ड ने कठोर स्वर में कहा। सू चेन ने दोनों गार्डों की ओर उदास भाव से देखा और कहा, अगर हम अंदर जाने पर जोर दें तो क्या होगा? अच्छा, तो फिर आप कोशिश करके देखिए कि क्या आप अंदर जा सकते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कोशिश मत करो, वरना समय आने पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। बाईं ओर खड़ा गार्ड अब सू चेन और बाकी लोगों को ऐसे देख रहा था मानो वे उपद्रवी हों। क्या ये बच्चा पागल है? वह सचमुच शेंग परिवार के प्रवेश द्वार पर आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करता है। गार्ड के बोलने के बाद उसने एक और वाक्य जोड़ा, यहाँ जानबूझकर परेशानी पैदा करने के लिए मत आओ। मेरी सलाह मानो, तुम अंदर नहीं जा सकते। गार्ड की बातें सुनकर सू चेन, जो जियांग योक्सियू को लेकर चिंतित होने के कारण पहले से ही बहुत चिड़चिड़ा था, ने दरवाजे पर दो ऐसे लोगों को देखकर हैरानी जताई जो मौत से भी नहीं डरते थे। सू चेन ने दोनों गार्डों की ओर देखा और कहा, ओह, तो मुझे आखिरकार ये देखने की कोशिश करनी होगी कि क्या मैं इस शेंग परिवार में प्रवेश कर सकता हूँ। गार्ड तुरंत क्रोधित हो गया, उसने अपनी कीमती कलाकृति उठाई और सू चेन और अन्य लोगों पर हमला कर दिया। तुम सचमुच मौत का मतलब नहीं जानते। हाथ के इशारे से सू चेन ने अपना दिव्य भाला प्रकट किया और दोनों पहरेदारों के ठीक सामने आ गया। बाईं ओर खड़े पहरेदार को घूरकर देखने के बाद उसने भाले से उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया और उसे तुरंत बेहोश कर दिया। वह इतना तेज था कि गार्डों को अपनी हरकत करने का मौका भी नहीं मिला था कि सू चेन ने उन्हें नॉकआउट कर दिया। जब बाईं ओर खड़े गार्ड ने सू चेन को देखा, जब दूसरे गार्ड ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने सू चेन की ओर देखते हुए हकलाते हुए कहा, तुम सच में हम शेंग परिवार के सदस्यों को मारने की हिम्मत करते हो? इससे पहले कि गार्ड अपना वाक्य पूरा कर पाता, सू चेन ने उसे भी एक ही वार में ढेर कर दिया, जिससे वह केवल सू चेन को हैरानी से देखता रह गया। सू चेन ने जियांग हे और जियांग वेहाई की ओर मुड़कर कहा, बात पक्की हो गई है, चलो चलते हैं। अभी अभी जो दृश्य सामने आया उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर तैनात एक गार्ड ने देखा। उसने तुरंत अलार्म बजा दिया और उसी समय शेंग परिवार के लगभग हर हिस्से में अलार्म बजने लगे। जियांग हे और जियांग वेहाई ने सू चेन की ओर देखा और सिर हिलाया। तेज अलार्म की आवाज़ सुनकर वे केवल भौहें चढ़ाकर चारों बड़े ही शान से शेंग परिवार में दाखिल हो गए। इसी बीच अलार्म बजते ही शेंग परिवार के लगभग सभी सदस्य एक साथ प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। अलार्म की आवाज़ सुनकर शेंग जेनवेई ने भौहें चढ़ा लीं। अच्छा नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि सू चेन ने संघर्ष करके सीधे शेंग परिवार में प्रवेश कर लिया हो? यह जरूर सू चेन ही होगी जो एशियू को बचाने आई है। लेकिन ये भी अच्छा है, वह खुद ही जाल में फंस रहा है, जिससे मुझे उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की मेहनत बच जाएगी। इसके बाद शेंग जेनवेई ने जियांग योक्सियू की देखभाल कर रहे नौकर को बुलाया और निर्देश दिया, युवती का अच्छे से ख्याल रखना, उसे अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाने देना, समझे? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, नौकर ने उत्तर दिया। शेंग जेनवेई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। मैं प्रवेश द्वार पर जाकर एक नज़र डाल लेता हूँ। नौकर ने तुरंत बात मान ली और चला गया। शेंग जेनवेई ने मन ही मन सोचा कि अकेले वहां जाना सू चेन और बाकी लोगों से निपटने के लिए काफ़ी नहीं होगा। अंत में शेंग जेनवेई ने अपना फ़ोन निकाला और अपने पिता शेंग युवानिक्सियोन को फ़ोन किया। हेलो पापा, आपने अलार्म सुना ना? कॉल कनेक्ट होते ही शेंग जेनवेई ने तुरंत कहा। शेंग युवानिक्सियोन ने उत्तर दिया, हाँ मैंने सुना। मुझे शक है कि सू चेन एशियू को बचाने आया है। ये हमारे लिए एक शानदार अवसर है। सू चेन सीधे शेंग परिवार के पास आया है, हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे पकड़ लेंगे, शेंग जेनवेई ने शेंग युवानिक्सियोन से कहा और अपना लक्ष्य बताया। शेंग युवानिक्सियोन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, आप पहले वहां जाकर स्थिति का जायजा लीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। ठीक है, शेंग जेनवेई ने उत्तर दिया। फिर शेंग जेनवेई और शेंग युवानिक्सियोन के फ़ोन रखने के बाद वह तुरंत अध्ययन कक्ष से बाहर निकला और शेंग परिवार के मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ा। अलार्म की आवाज़ के बीच सू चेन, जियांग हे, जियांग वेहाई और सू ये शेंग परिवार में दाखिल हुए। शेंग परिवार इतना बड़ा है, हम एशियू को कैसे ढूंढेंगे? सू ये ने उनके बगल में घबराकर कहा। यह शेंग परिवार अविश्वसनीय रूप से खर्चीला था, जो विशाल होने के साथ साथ इतना दुर्गम भी था कि उसमें घूमना फिरना मुश्किल था।
सू चेन ने भव्य शेंग परिवार की जागीर को देखा। अगर वे कुछ लोग अकेले ही खोजबीन करने निकले तो यह न केवल समय की बर्बादी होगी बल्कि शायद उन्हें उसकी माँ भी न मिले। सू चेन ने सू ये और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, हम बस शेंग परिवार के लोगों के खुद आकर हमें ढूंढने का इंतजार करेंगे। आखिरकार शेंग परिवार के लिए खतरे की घंटी तो काफी समय से बज रही है, और उनका निशाना तो वैसे भी मैं ही हूँ। सू चेन के बोलते ही उनके सामने पहरेदारों का एक समूह प्रकट हुआ। हर पहरेदार के कपड़ों के आगे शेंग अक्षर कढ़ाई किया हुआ था। हम शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जियांग वेहाई ने शेंग परिवार के प्रकट होते गार्डों को देखते हुए ठंडी सांस ली। सू चेन ने अनुमान लगाया कि समूह के आगे खड़े गार्डों में से एक इन गार्डों का नेता होना चाहिए, क्योंकि सू चेन ने देखा कि इस नेता की कढ़ाई में सोने के धागे का एक घेरा था जो अन्य पहरेदारों के पास नहीं था। नेता आगे बढ़ा, सू चेन, जियांग हे और अन्य लोगों को देखा और बोला, तुम कौन हो? तुमने शेंग परिवार में घुसपैठ क्यों की और हमारे शेंग परिवार के पहरेदारों को क्यों पीटा? सू चेन इन गार्डों से बहस नहीं करना चाहता था। उसने सीधे गार्ड की ओर देखते हुए कहा, जैसा कि आपके द्वारपालों ने कहा है, हम यहाँ हंगामा करने आए हैं। मेरी माँ को हमारे हवाले कर दो। सू चेन के ऐसा कहते ही सभी गार्डों ने पलक झपकते ही अपने हथियार निकाल लिए। ये देखकर कि इन सभी पहरेदारों ने अपने हाथ खींच लिए थे। जियांग हे, जियांग वेहाई और सू ये ने भी उसी समय अपने हथियार निकाल लिए। अपने दिव्य भाले को पकड़े हुए सू चेन जियांग हे की ओर मुड़ गया। सू चेन ने ये कहते समय अपनी आवाज़ धीमी नहीं की, इसलिए उनके सामने बैठे शेंग परिवार के मुखिया ने स्वाभाविक रूप से इसे सुन लिया। सू चेन की बातों से शेंग परिवार का मुखिया भी क्रोधित हो गया। उसने सू चेन की ओर देखते हुए कहा, तुम तो आसमान की ऊंचाइयों को भी नहीं जानते। हमारे शेंग परिवार में आकर बवाल मचाने की हिम्मत कैसे हुई? मौत को दावत दे रहे हो? पलक झपकते ही सू चेन और लीडर की तलवारें आपस में टकरा गईं। नेता की बहुमूल्य कलाकृति एक विशाल कृपाण थी। सू चेन के दिव्य भले और विशाल कृपाण के बीच टक्कर हुई, जिससे तुरंत चिंगारियां उड़ने लगीं। शेंग परिवार के अन्य रक्षकों ने देखा कि लड़ाई शुरू हो गई है और वे तुरंत आगे बढ़ गए। ये देखकर सू चेन ने अपना एक हाथ मुक्त किया और आगे बढ़ते हुए रक्षकों की ओर हथेली से प्रहार किया। फिर आगे की ओर दौड़ते हुए गार्ड सू चेन के हथेली के प्रहार से सीधे हवा में उड़ गए। ये देखकर नेता ने मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही प्रहार में लोगों को 100 मीटर दूर फेंक सकती है। अविश्वसनीय, लगता है मुझे इस मामले को सावधानीपूर्वक निपटाना होगा। इसी बीच जियांग हे, जियांग वेहाई और सू चेन के पीछे खड़े थे और समय समय पर पीछे मुड़कर किसी भी तरह के गुप्त हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सू चेन द्वारा कुछ गार्डों को हवा में उछालने के बाद पीछे के गार्डों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अब इस युद्ध क्षेत्र में केवल सू चेन और यह नेता ही मौजूद थे। अध्याय 948, प्रवर्धन कार्ड। नेता ने अपनी विशाल तलवार लहराते हुए हवा में छलांग लगाई और उसे सू चेन की ओर नीचे की ओर घुमाया। सू चेन ने फुर्ती से वार को चकमा दिया, फिर हवा में उछलकर नेता के पीछे जा गिरा और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। तुम इतने तेज कैसे हो? नेता ने सू चेन की ओर हैरानी से देखा। सू चेन ने नेता की बात अनसुनी कर दी। उसने अपना स्वर्गीय अधिपति का भाला उठाया और उसकी ओर बढ़ा दिया। नेता ने तुरंत अपनी विशाल तलवार से वार को रोका, लेकिन अंततः वह सू चेन की आध्यात्मिक शक्ति का सामना नहीं कर सका। सू चेन ने नेता की विशाल तलवार को भेद कर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। हालांकि नेता बाल बाल बच गया, फिर भी सू चेन की स्वर्गीय अधिपति की तलवार से उसकी भुजा घायल हो गई। शेंग परिवार के रक्षक ये देखकर स्तब्ध रह गए कि उनके नेता की बहुमूल्य तलवार को सू चेन ने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। वे जानते थे कि उनके नेता की महान तलवार का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा था और आज तक कोई उसे तोड़ नहीं पाया था। उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि यह व्यक्ति न केवल नेता की तलवार तोड़ देगा बल्कि उन्हें घायल भी कर देगा। नेता ने चकमा देने के बाद अपनी टूटी हुई तलवार एक तरफ फेंक दी और गुस्से में सू चेन की ओर दौड़ पड़ा। सू चेन ने हमलावर नेता की ओर देखा और शांत भाव से 4 शब्द कहे, मौत को दावत दे रहे हो? फिर सू चेन ने अपने स्वर्गीय अधिपति के भाले के एक ही प्रहार से नेता को तुरंत मार डाला। नेता से निपटने के बाद सू चेन जियांग हे, जियांग वेहाई और सू ये को शेंग परिवार के परिसर में और अंदर ले गया। शेष बचे शेंग परिवार के रक्षकों के पास अपने हथियार सामने रखने और पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये व्यक्ति सचमुच हद से ज्यादा पागल था। उसने वास्तव में उनके नेता की हत्या कर दी। अब वे सू चेन को उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्हें डर था कि अगर सू चेन नाराज हो गया तो वह सीधे सीधे उनकी जान ले लेगा। शेंग जेनवेई दौड़ते हुए वहां पहुंचा और उसने ये दृश्य देखा। वह तुरंत आगे बढ़ा। शेंग जेनवेई ने पीछे हटे हुए शेंग परिवार के अंगरक्षकों को देखा और तुरंत उन्हें फटकारा, तुम निकम्मे लोग, क्या हो रहा है? जब सू चेन और अन्य लोगों ने शेंग जेनवेई को प्रकट होते देखा तो उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। एक गार्ड घबराकर आगे बढ़ा, सू चेन की ओर इशारा किया और हकलाते हुए बोला, उसने नेता को मार डाला।
इसके बाद शेंग जेनवेई ने सू चेन और अन्य लोगों की ओर देखा, उनके मन में थोड़ी हैरानी थी। आखिरकार उनके शेंग परिवार के मुखिया को सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक माना जाता था। फिर भी उसे सू चेन ने मार डाला। अंत में शेंग जेनवेई सू चेन को देखता रहा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके सू चेन के साधना स्तर को महसूस करने लगा। सू चेन के साधना स्तर को भांपते हुए शेंग जेनवेई ने सू चेन को हैरानी से देखा। जड़ी बूटी इकट्ठा करने का प्रारंभिक चरण। सू चेन वास्तव में जड़ी बूटी इकट्ठा करने के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था। उनकी सफलता बहुत ही तीव्र थी। ये सचमुच एक असाधारण प्रतिभा थी। जैसे ही शेंग जेनवेई ने यह सोचा, सू चेन को शेंग परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। सू चेन की तरफ से जियांग वेहाई ने अपने सामने खड़े शेंग जेनवेई को देखा और सीधे गाली देते हुए कहा, शेंग जेनवेई, तुम बेशर्म बदमाश, जल्दी से एशियू को हमें लौटा दो। जियांग वेहाई को देखते ही शेंग जेनवेई को सिर दर्द होने लगा। ये बूढ़ा आदमी हर जगह क्यों मौजूद था? वही तो था जो एशियू को उस समय अपने साथ ले गया था। शेंग जेनवेई ने जियांग वेहाई को सीधे सीधे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सू चेन की ओर देखा और विनम्रता से कहा, सू चेन, क्या तुमने इस बार शेंग परिवार में लौटने के बारे में सोच विचार कर लिया है? डिंग, बधाई हो मेजबान, अब आपके सामने एक विकल्प है। पहला विकल्प, शेंग परिवार में लौटने से इनकार करें। इनाम, एक अस्थायी प्रवर्धन कार्ड जिसे मेजबान किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए नामित कर सकता है। विकल्प 2, शेंग परिवार में वापस लौटने के लिए सहमत हों। इनाम, एक लकी कार्ड। अपने सामने मौजूद दोनों विकल्पों को देखते हुए सू चेन ने बिना सोचे समझे निश्चित रूप से पहला विकल्प ही चुना। वह किसी भी कीमत पर शेंग परिवार में वापस नहीं लौटेगा। तुरंत ही उसने शेंग जेनवेई की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, शेंग जेनवेई, क्या तुम बूढ़े और बहरे हो गए हो? क्या मैंने पिछली बार स्पष्ट नहीं किया था? मुझे तुम्हारे शेंग परिवार की कोई परवाह नहीं है और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। और मैं इस बार अपनी माँ को लेने आया हूँ। सू चेन के बगल में खड़ी सूये ने भी शेंग जेनवेई को देखकर गुस्से में कहा, सू चेन मेरा बेटा है और वह तुम्हारे शेंग परिवार में वापस नहीं जाएगा। मेरी पत्नी को जल्दी से मुझे सौंप दो, यहाँ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। डिंग, मेजबान, अपना चुनाव करने के लिए बधाई। विशेष पुरस्कार, एक अस्थायी एम्प्लीफिकेशन कार्ड जिसे मेजबान किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए नामित कर सकता है। क्या मेजबान अब इस कार्ड को नामित करना चाहेंगे? इस कार्ड का प्रवर्धन प्रभाव क्या है? कृपया विस्तार से बताएं, सू चेन ने पूछा। मेजबान, यदि इस कार्ड का उपयोग मेजबान द्वारा किया जाता है तो यह मेजबान के प्रारंभिक जड़ी बूटी संग्रहण चरण को अंतिम जड़ी बूटी संग्रहण चरण में बदलने की अनुमति दे सकता है। यदि इस कार्ड का उपयोग जियांग वेहाई द्वारा किया जाता है तो यह जियांग वेहाई के साधना स्तर को रोमिंग दायरे के तीसरे चरण से रोमिंग दायरे के 9वें चरण तक पहुंचने में सक्षम बना सकता है। ये कार्ड केवल नश्वर लोक और भ्रमणशील लोक में मौजूद लोगों की शक्ति को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इसका प्रभाव बहुत कम होगा। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद सू चेन ने सिर हिलाया। ये तो पहले से ही बहुत अच्छा था। इससे वास्तव में किसी की साधना को वर्तमान उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। फिर उन्होंने पूछा, अस्थायी एम्प्लीफिकेशन कार्ड कितने समय तक चलता है? सिस्टम ने जवाब दिया, आधा घंटा। सू चेन ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है। इस समय शेंग जेनवेई ने सू चेन और जियांग वेहाई की ओर देखा और कहा, नहीं, एशियू मेरी बेटी है, वह हमारे शेंग परिवार से संबंधित है। जियांग वेहाई ने शेंग जेनवेई पर आंखें घुमाते हुए कहा, शेंग जेनवेई, तुम में अब बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है। एशियू पहले ही जियांग परिवार में लौट चुकी है और अपने पूर्वजों को स्वीकार कर चुकी है। जिस क्षण तुमने एशियू को त्याग दिया, वह शेंग परिवार का हिस्सा नहीं रही। तो यहाँ बकवास करना बंद करो। बस एक सवाल, क्या तुम उसे जाने दे रहे हो या नहीं? नहीं, शेंग जेनवेई ने बिना सोचे समझे कहा। तो फिर हमें असभ्य होने के लिए दोष मत दो। जियांग वेहाई ने शेंग जेनवेई की ओर देखा। सू चेन ने अपना हथियार निकाल लिया था और जियांग वेहाई ने भी अपनी कीमती वस्तु निकाल ली थी। जियांग हे ने सू चेन और जियांग वेहाई के कंधों पर हाथ रखकर उनसे कहा, तुम दोनों बदमाशों, इसे मुझे संभालने दो। क्योंकि जियांग वेहाई की वर्तमान साधना केवल तीसरे स्तर की थी, जबकि शेंग जेनवेई पहले ही 9वें स्तर की साधना तक पहुंच चुके थे। जियांग वेहाई शेंग जेनवेई को नहीं हरा सके, लेकिन वह कर सकता था। जियांग वेहाई ने अनिच्छा से कहा, पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मैं इस बदमाश को सालों से सबक सिखाना चाहता हूँ। उस समय जब किन एर अभी पैदा भी नहीं हुई थी, उसने तुरंत दूसरी शादी कर ली और आशियू को, जो अभी बच्ची ही थी, छोड़ दिया। मैं उससे सचमुच नफरत करता हूँ। अब तो वह बेशर्मी से एशियू और चेन चेन को शेंग परिवार में वापस लाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने की सख्त जरूरत है। जियांग हे जानता था कि उसका बेटा शेंग जेनवेई से दिल से नफरत करता है, लेकिन अपने बेटे की ताकत को देखते हुए वह उसे फिर से मनाने की कोशिश करने वाला था। सू चेन ने कहा, पर दादाजी को जाने दीजिए। दादाजी, मेरे पास एक बेहतरीन आध्यात्मिक फल है।
इसे खाने के बाद आपकी शक्ति 9वें चरण तक बढ़ जाएगी, लेकिन ये सीमित समय के लिए ही रहेगी, सिर्फ आधे घंटे के लिए। साथ ही इस आध्यात्मिक फल का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सू चेन ने यह संदेश जियांग वेहाई को टेलीपैथिक रूप से दिया। जियांग वेहाई को अपने परपोते के रहस्यमय स्वभाव के बारे में हमेशा से ही पता था। इसलिए अपने परपोते को ये कहते हुए सुनकर वह तुरंत अत्यधिक प्रसन्न हो गया, ये जानते हुए कि यह आध्यात्मिक फल एक अच्छी चीज़ है और इसके प्रभाव वैसे ही होंगे जैसा उसके परपोते ने बताया था। अध्याय 949 जियांग वेहाई बनाम शेंग जेनवेई पराजित। अगर वह अपनी साधना को मुख भ्रमण के 9वें चरण तक बढ़ा पाता तो वह आज निश्चित रूप से शेंग जेनवेई को हरा देता। तुरंत ही उसने बिना किसी झिझक के सू चेन द्वारा दिए गए आध्यात्मिक फल को लिया और उसे खा लिया। इसी दौरान सू चेन ने सिस्टम को जियांग वेहाई पर अस्थायी संवर्धन कार्ड का उपयोग करने का निर्देश दिया। अचानक जियांग वेहाई ने महसूस किया कि उसका शरीर जीवन शक्ति से भर गया है। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। इसके तुरंत बाद जियांग वेहाई शेंग जेनवेई से लड़ने के लिए गए। शेंग जेनवेई ने जियांग वेहाई को आगे बढ़ते हुए देखा और उकसावे भरे लहजे में कहा, तुम लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, बकवास करना बंद करो, जियांग वेहाई ने शेंग जेनवेई से कहा। शेंग जेनवेई ने अपने सामने खड़े जियांग वेहाई की ओर देखा और उपहास किया। इस जियांग वेहाई को इतना आत्मविश्वास कैसे हो सकता था? उसकी साधना का स्तर स्पष्ट रूप से मुझसे कहीं कम था। शेंग जेनवेई के पीछे शेंग परिवार के गार्ड आपस में फुसफुसाने लगे। वह आदमी तो अभी फ्री रोमिंग क्षेत्र के तीसरे चरण में ही है और उसे लगता है कि वह हमारे यंग मास्टर शेंग को हरा सकता है। बिल्कुल सही, हमारे युवा मास्टर शेंग पहले ही मुक्त भ्रमण के 9वें चरण तक पहुंच चुके हैं। वह तो सचमुच बहुत बोला है। सू चेन ने इन आवाज़ों को सुना, लेकिन उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सू चेन ने जियांग वेहाई की ओर देखते हुए बस इतना कहा, बड़े चाचा जी, समय आने पर कृपया सावधान रहें। चिंता मत करो, मैं रहूंगा, जियांग वेहाई ने सू चेन को आश्वासन दिया। जियांग वेहाई अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि वह निश्चित रूप से शेंग जेनवेई को हरा देगा। शुरू में शायद वह शेंग जेनवेई को हरा नहीं पाता, लेकिन अब स्थिति अलग थी। इसके अलावा उसने अभी अभी सू चेन द्वारा दिया गया आध्यात्मिक फल खाया था और उसे अपनी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि महसूस हो रही थी। अब मैं तुमसे निपटने के लिए काफ़ी हूँ, जियांग वेहाई ने शेंग जेनवेई से उकसाते हुए कहा। जियांग वेहाई की बातें सुनकर शेंग जेनवेई दिल खोलकर हंसी और बोली, ठीक है, तो मुझे भी इसका अनुभव करने दीजिए। इस बार जियांग वेहाई ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपनी बहुमूल्य कलाकृति को सुरक्षित रख दिया। शेंग जेनवेई को पूरा भरोसा था कि उसकी साधना जियांग वेहाई से कहीं अधिक है और जीत उसकी मुट्ठी में है, इसलिए जब उसने देखा कि जियांग वेहाई ने अपनी कीमती कलाकृति को एक तरफ रख दिया है, तब भी उसने उसे बाहर नहीं निकाला। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जियांग वेहाई की ताकत अब अस्थायी रूप से उसके बराबर हो गई थी, क्योंकि वह फ्री रोमिंग के 9वें चरण में पहुंच चुका था। इसके बाद जियांग वेहाई ने सबसे पहले शेंग जेनवेई पर हमला किया। एक जोरदार धमाके के साथ उनकी मुट्ठियां और हथेलियां आपस में टकराईं, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। शेंग जेनवेई का शरीर कुछ कदम पीछे की ओर हिल गया और जियांग वेहाई भी कुछ कदम पीछे हट गया। इस स्थिति ने शेंग जेनवेई को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। जब अभी अभी उनकी मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं तो शेंग जेनवेई को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि जियांग वेहाई का पलड़ा थोड़ा भारी था, जिस पर शेंग जेनवेई को विश्वास करना मुश्किल था। आखिर चल क्या रहा था? जियांग वेहाई की जीवन शक्ति इतनी प्रचुर मात्रा में क्यों थी? जियांग वेहाई की साधना में काफ़ी हद तक सफलता कैसे मिली? लेकिन ये तो असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जियांग वेहाई मौजूदा स्थिति से बेहद संतुष्ट था। महज 2 सरल चालों से ही उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो गया था कि उसकी ताकत शेंग जेनवेई के बराबर हो गई है। इससे वह बेहद खुश था। सू चेन को ये दुर्लभ और अनोखे फल आखिर कहाँ से मिले? वे वास्तव में मेरी शक्ति को इतना मजबूत बना सकते हैं। जियांग वेहाई ने ठंडी सांस ली। एक और जोरदार लात शेंग जेनवेई की ओर मारी गई। जियांग वेहाई की लात तेज, शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से ताकतवर थी। शेंग जेनवेई ने सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और झट से चकमा दिया, लेकिन कोड़े जैसी लात शेंग जेनवेई के दाहिने गाल को छूकर निकल गई, जिससे खून का निशान पड़ गया। शेंग जेनवेई ने अपने गाल को छुआ और हल्का दर्द महसूस किया। वह समझ गया कि यह चाबुक की लात से लगी खरोंच है। मन ही मन खुश हुआ। सौभाग्य से वह जल्दी से बच गया, वरना वह वार उसके पूरे चेहरे को बिगाड़ देता। आखिर इस जियांग वेहाई के साथ क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको। शेंग जेनवेई ने कुछ देर तक जियांग वेहाई को घूर कर देखा। क्या हो रहा है? जियांग वेहाई की शक्ति अब पूरी तरह से फ्री रोमिंग के 9वें चरण में पहुंच गई है। उसकी ताकत अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद शेंग जेनवेई ने मुंह से खून थूका और जियांग वेहाई की ओर देखा। नहीं, अब मैं लापरवाह नहीं हो सकता।
इसी बीच पास में मौजूद शेंग परिवार के रक्षकों ने शेंग जेनवेई को जियांग वेहाई द्वारा बार बार पीटते हुए और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर चोट लगते हुए देखकर अविश्वास से स्तब्ध रह गए। उस व्यक्ति की ताकत अचानक इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है? नहीं, वह व्यक्ति पहले ही फ्री रोमिंग के 9वें चरण तक पहुंच चुका है। क्या चल रहा है? और ये दृश्य देखकर जियांग हे धीरे धीरे शांत हो गया। उसे चिंता थी कि जियांग वेहाई जीत नहीं पाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सुचेन द्वारा दिया गया आध्यात्मिक फल कारगर साबित हुआ है। इस शेंग जेनवेई का अब जियांग वेहाई से कोई मुकाबला नहीं है। शेंग जेनवेई, क्या आप अब हार स्वीकार करना चाहते हैं? जियांग वेहाई ने शेंग जेनवेई से कहा। तुम सपना देख रहे हो, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। शेंग जेनवेई चीखी। ये लड़ाई शेंग जेनवेई के लिए एक कलंक थी। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना, जियांग वेहाई ने कहा। जैसे ही उसने ये बात कही, वो शेंग जेनवेई की ओर दौड़ पड़ा। शेंग जेनवेई भी जानता था कि उसे आज जीतना ही है, इसलिए उसने दांत पीसकर अपना हथियार उठाया और जियांग वेहाई का सामना किया। एक क्षण के लिए पूरी लड़ाई आपस में गुंथी हुई तलवारों की रोशनी, विकीर्ण होती ब्लेड ऊर्जा और उड़ती चिंगारियों से भर गई। शेंग जेनवेई और जियांग वेहाई के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी, जबकि शेंग परिवार के अन्य सभी गार्ड बेहद आश्चर्यचकित थे, लेकिन मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये फ्री रोमिंग क्षेत्र के दो विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी। अगर उनका समूह ऊपर चला गया तो वे निश्चित रूप से आत्महत्या कर लेंगे। दोनों के बीच इतनी जोरदार लड़ाई चल रही थी कि यह बताना नामुमकिन था कि कौन जीत रहा है। चाहे कोई भी पहले हमला करे, दूसरा पक्ष पूरी ताकत से बचाव और प्रतिरोध करेगा। और सबसे अहम बात यह थी कि दोनों इतनी तेजी से लड़ रहे थे, इतनी तेजी से कि भीड़ को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, मदद करने की तो बात ही दूर। शेंग जेनवेई और जियांग वेहाई ने हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया। जियांग वेहाई ने शेंग जेनवेई की ओर देखकर कहा, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। असंभव, शेंग जेनवेई चिल्लाया। फिर जियांग वेहाई शेंग जेनवेई के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, शेंग जेनवेई को धक्का देकर दूर कर दिया और फिर तुरंत अपनी तलवार घुमाते हुए शेंग जेनवेई की ओर वार किया। शेंग जेनवेई ने तुरंत बचाव करना शुरू कर दिया, लेकिन जियांग वेहाई के तलवार के वार तेज होते चले गए। शेंग जेनवेई धीरे धीरे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, और ठीक उसी समय जब एक तलवार शेंग जेनवेई के शरीर को भेदने ही वाली थी, इस नाजुक क्षण में एक छोटे पत्थर ने तलवार का रुख मोड़ दिया। इसके बाद शेंग त्यानक्सियोंग तुरंत शेंग जेनवेई के बगल में पहुंचा और एक शक्तिशाली हथेली के प्रहार से सभी तलवारों को वापस उड़ा दिया। जियांग वेहाई ने अपनी तलवारों को दिशा बदलते हुए देखा, उसने तुरंत वार करना बंद कर दिया और फिर वापस आने वाली सभी तलवारों को नीचे गिरा दिया। शेंग त्यानक्सियोंग ने शेंग जेनवेई को घूरते हुए कहा, क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी साधना उससे कहीं अधिक नहीं है? फिर भी तुम इतनी बुरी तरह क्यों पिट रहे हो? पिताजी, मुझे नहीं पता कि वह अचानक फ्री रोमिंग के 9वें चरण में कैसे पहुंच गया, इसलिए। शेंग जेनवेई ने शेंग त्यानक्सियोंग से कहा। शेंग त्यानक्सियोंग ने तुरंत अपना सिर घुमाकर जियांग वेहाई की ओर देखा, फिर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उसे महसूस किया। ये कैसे हो सकता है? क्या जियांग वेहाई अभी फ्री रोमिंग क्षेत्र के तीसरे चरण में ही नहीं है? अध्याय 950, जियांग हे बनाम शेंग त्यानक्सियोंग। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा वह मौत का हकदार होगा। शेंग त्यानक्सियोंग को जियांग वेहाई को जानलेवा इरादे से देखते हुए देखकर जियांग हे ने मन ही मन सोचा कि मामला बिगड़ता जा रहा है। जियांग हे ने तुरंत जियांग वेहाई की ओर देखा और एक संदेश भेजा, वेहाई जल्दी इधर आओ। शेंग त्यानक्सियोंग पहले से ही हत्या के इरादे से भरा हुआ है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर जियांग वेहाई ने शेंग त्यानक्सियोंग की ओर एक नज़र डाली और बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत जियांग हे के पास लौट गया। जियांग हे, तुमने हमारे शेंग परिवार में घुसपैठ की और हमारे लोगों को चोट भी पहुंचाई। अब हम इसका निपटारा कैसे करेंगे? शेंग त्यानक्सियोंग ने जियांग हे की ओर देखते हुए कहा। जियांग हे ने शेंग त्यानक्सियोंग की ओर देखते हुए कहा, इसका समाधान कैसे करें? आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता, अगर आपने और आपके बेटे ने मेरी अश्यू को न छीना होता तो क्या हम लड़ते हुए आपके दरवाजे तक पहुंचते? जियांग हे की यह बात सुनकर शेंग त्यानक्सियोंग ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमने एशियू का अपहरण किया? एशियू तो मूल रूप से हमारे शेंग परिवार की सदस्य थी, हम तो बस उसे अभी वापस ला रहे हैं। बकवास, जियांग हे ने कहा, तुम और तुम्हारे बेटे ने मेरी पोती का अपहरण किया है। तुम यहाँ बहस करने की हिम्मत कैसे करते हो? एशियू अपने पूर्वजों को स्वीकार करने के लिए पहले ही हमारे जियांग परिवार में लौट चुकी है। जिस क्षण आपके पुत्र शेंग जेनवेई ने एशियू को त्याग दिया, उसी क्षण से वह आपके शेंग परिवार की सदस्य नहीं रही। यदि आप आज एशियू को हमारे हवाले नहीं करते हैं तो मेरे आपके प्रति असभ्य होने के लिए मुझे दोष न दें, जियांग हे ने कहा। शेंग त्यानक्सियोंग ने ठंडी सांस ली और जियांग हे को तिरस्कार भरी नजरों से देखा।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जियान परिवार हमारे शेंग परिवार का मुकाबला कर सकता है? तुम हमें बहुत कम आंक रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आशियू हमारे शेंग परिवार के साथ वापस आने को तैयार नहीं है तो हम जियांग परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जियांग हे ने शेंग त्यानिक्सियोन को घूरते हुए कहा, कितना घमंड है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा जियांग परिवार तुमसे डरता है? हा। शेंग त्यानिक्सियोन ने अपना सिर पीछे झुकाकर हंसते हुए कहा। हंसी के बाद उसने जियांग हे को घूरते हुए धीरे धीरे कहा, कितना घमंड है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जो मेरे सामने अभद्रता करते हैं उनका अंत दुखद मृत्यु ही होता है? शेंग त्यानिक्सियोन की बातों से जियांग हे भी क्रोधित हो गया और उसने फटकार लगाते हुए कहा, इतना घमंड मत करो। अशियू मेरी पोती है, तुम उसे वापस छीनना चाहते हो? सपने देखते रहो। जियांग हे की बातें सुनकर शेंग त्यानिक्सियोन की आंखों में एक ठंडी सी घृणा झलक उठी। उसने कहा, चाहे आप माने या न माने, मैं आशियू को शेंग परिवार के पास ले आया हूं। वह भी शेंग परिवार के घर पर है। हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपको यहाँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना घमंड है। जियांग हे ने शेंग त्यानिक्सियोन की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुम अशियू को रिहा करने को तैयार नहीं हो तो चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। मुझे आज ही अशियू को वापस लाना होगा। पर दादाजी, मुझे करने दीजिए। सू चेन ने जियांग हे की ओर देखते हुए कहा। सू चेन पहले ही देख चुका था कि शेंग त्यानिक्सियोन पोषण मास्टर स्तर के तीसरे चरण तक पहुंच चुका था, जबकि जियांग हे केवल पहले चरण में था। हालांकि अब शेंग त्यानिक्सियोन से निपटने के लिए आगे आना उनके लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन होगा। वह ये भी नहीं चाहता था कि जियांग हे ऊपर जाए और घायल हो जाए। जियांग हे ने सू चेन की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाता हूँ। तुम्हारा वर्तमान स्तर अभी उसका मुकाबला करने लायक नहीं है। कम से कम मेरा वर्तमान स्तर मुझे उससे थोड़ा बहुत लड़ने की अनुमति तो देता है। सू चेन और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियांग हे ने हाथ हिलाकर उसे आगे न बोलने का इशारा किया। सू चेन के पास जियांग हे को अपनी मनमर्जी करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर शेंग त्यानिक्सियोन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ठीक है, प्रतियोगिता ही सही। इसके बाद शेंग त्यानिक्सियोन एक तरफ हट गया। वह जियांग हे से लगभग 12 मीटर आगे जाकर खड़ा हो गया और फिर जियांग वेहाई को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जियांग वेहाई ने भी जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे हथेली से प्रहार करके हमले का जवाब दिया। उनकी हथेलियों के टकराने से एक धीमी सी आवाज आई और दोनों एक साथ 3 कदम पीछे हट गए। शेंग त्यानिक्सियोन ने जियांग हे की ओर देखा, उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसने कहा, लगता है तुम्हारी ताकत बस ठीक ठाक है। अभी मैंने अपनी शक्ति का केवल 30% ही इस्तेमाल किया। शेंग त्यानिक्सियोन की बातें सुनकर जियांग हे भी मन ही मन हैरान रह गया। हालांकि उसने हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसने शेंग त्यानिक्सियोन के 30% हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी 50% शक्ति का इस्तेमाल किया था। ये देखो, शेंग त्यानिक्सियोन ने बोलना समाप्त किया और फिर से आगे की ओर झपटा। शेंग त्यानिक्सियोन को दौड़ते हुए देखकर जियांग हे भी उसकी ओर दौड़ा और दोनों दाएं बाएं घूमते हुए लड़ने लगे। जियांग हे ने एक अवसर का लाभ उठाते हुए शेंग त्यानिक्सियोन के हमले से खुद को बचाया और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रकाश का एक घेरा जियांग हे के चारों ओर फैल गया और उसके हाथ में मौजूद गोला बड़ा होता चला गया। ये देखकर शेंग त्यानिक्सियोन ने भी धीरे धीरे अपनी ऊर्जा एकत्रित करना शुरू कर दिया और उसका शरीर बैंगनी प्रकाश के एक घेरे से घिर गया। जियांग हे ने अपना ऊर्जा गोला शेंग त्यानिक्सियोन की ओर प्रविष्ट किया, जिसने उसी समय बचाव किया। प्रकाश की 2 किरणें पल भर में आपस में मिल गईं और चारों ओर प्रकाश फैल गया। शेंग परिवार के रक्षकों ने तुरंत अपनी आंखें ढक लीं। शेंग त्यानिक्सियोन और जियांग हे लगातार अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह करते रहे। धीरे धीरे जियांग हे का सहारा कम होने लगा और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बहने लगी। ये देखकर सू चेन तुरंत ऊपर जाकर मदद करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह जियांग हे के पास पहुंचने वाला था, अचानक काले वस्त्र पहने एक महिला जियांग हे के पीछे आ गई और अपनी ऊर्जा का संचार करके उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने लगी। गड़गड़ाहट, आकाश और पृथ्वी में एक जोरदार आवाज गूंजी, जिससे आसपास के पेड़ और रेत हिल गए। शेंग त्यानिक्सियोन और जियांग हे दोनों पीछे की ओर उड़ गए। जमीन पर गिरने के बाद दोनों एक एक करके खड़े हो गए। जियांग हे ने मुंह भरकर खून थूका और अपने होठों से खून पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत बना रहा। इसके विपरीत शेंग त्यानिक्सियोन को धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। पापा, पिता, जियांग वेहाई और शेंग जेनवेई की आवाज़ें लगभग एक साथ सुनाई दीं। फिर वे दोनों क्रमशः जियांग हे और शेंग त्यानिक्सियोन के पास दौड़ पड़े। जियांग वेहाई ने जियांग हे को सहारा दिया और चिंता से पूछा, पिताजी, क्या आप ठीक हैं? जियांग हे ने सीने में हो रहे दर्द को सहते हुए जियांग वेहाई की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ, बस मामूली चोट है।
जियांग हे की बातें सुनकर जियांग वेहाई के दिल की चिंता थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंता झलक रही थी जब उसने जियांग हे की ओर देखा। इस समय तक जियांग हे ने अपना संतुलन वापस पा लिया था, जबकि शेंग तियानिक्सियोंग अभी भी जमीन पर बेसुध पड़ा था। पिता, शेंग झेनवेई उत्सुकता से चिल्लाया। शेंग तियानिक्सियोंग ने अपनी आंखें खोली, उसकी छाती में असहनीय दर्द हो रहा था। धिक्कार है, आखिरी क्षण में उसे वास्तव में एक महिला ने ही नाकाम कर दिया। हालांकि शेंग तियानिक्सियोंग इस समय बोल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जरा सा भी हिलने पर उसका शरीर बिखर जाएगा। उसे दर्द की इस लहर के शांत होने के लिए कुछ पल चाहिए थे। शेंग तियानिक्सियोंग को चुप देखकर शेंग जेनवेई ने तुरंत घबरा कर पूछा, पिताजी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद शेंग तियानिक्सियोंग उठकर बैठ गया और शेंग जेनवेई से बात करने लगा। काले कपड़े पहनी वह महिला जिसने अभी अभी जियांग हे की मदद की थी, वह बाई परिवार की बाई यंग के अलावा और कोई नहीं थी। बाई यंग पहले से ही पोषण गुरु स्तर के तीसरे चरण में थी। हालांकि उसकी ताकत शेंग तियानिक्सियोंग के बराबर नहीं थी, लेकिन उम्र में कम होने का उसे फायदा था। अगर उसे और समय मिलता तो शायद उसे फेदर्ड असेंशन अमरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिल जाता।